Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will continue our last session that was comprised of costing methods. Subsequently, it was divided into three methods that was job order costing, batch costing, and service costing. And the last one, but not the least, the process costing. पिछली क्लास के अंदर हमने स्टार्ट लिया था कि जी कॉस्टिंग क्या होती है। कॉस्टिंग के बारे में हमने ये डिफाइन किया। मैं स्पेसिफिक तौर पर इसको रिकैप्चुलेट कर देता हूँ ताकि जब आज का सेशन शुरू करें और आज की जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो हमारे पास प्रीवियस नॉलेज जो है वो एक सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए। तो मैंने कहा कि कॉस्टिंग मेथड से मुराद ये है कि जब कभी भी कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करने के ऊपर जो पैसे खर्च होते हैं उस पैसे खर्च होने की कैलकुलेशन को हम क्या कहते हैं, कॉस्टिंग कहते हैं। कॉस्टिंग मेथड से क्या मुराद है कि देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट कॉस्ट, जिसमें हमने ये जिक्र किया लास्ट सेशन में कि एक जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग होती है, एक बैच कॉस्टिंग होती है, फिर हमने कहा सर्विस कॉस्टिंग होती है और आखिर में हमने कहा कि प्रोसेस कॉस्टिंग होती है। और इनके बारे में हमने ये भी डिफाइन किया कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग से मुराद ये है कि जब कभी भी किसी भी कस्टमर का एक यूनिक ऑर्डर को हम प्रोड्यूस करते हैं और यूनिक ऑर्डर को प्रोड्यूस करने के ऊपर जो हम कॉस्ट इनकर करते हैं उस कॉस्ट को जब हम कैलकुलेट करेंगे कि कितने पैसे खर्च हो गए हैं उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के ऊपर या उस जॉब को प्रोड्यूस करने के ऊपर और एक खास जॉब को प्रोड्यूस करने के ऊपर हमारे जो पैसे खर्च हुए हैं उसकी कैलकुलेशन को हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग कहते हैं। और ये जो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग है एक जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट पर की जाएगी, एक ऐसे पेज पर की जाएगी जहां पर सिर्फ और सिर्फ उसी खास ऑर्डर की ही कैलकुलेशन की जाएगी। और हम उसकी कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारी कॉस्ट कैलकुलेट होगी उसके अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऐड करने के बाद उसकी हम सेल्स प्राइस कैलकुलेट करेंगे। ये हम सारी बातें जो है ना वो न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमने जिक्र किया था बैच कॉस्टिंग, और बैच कॉस्टिंग का मतलब ये बताया था कि जब कभी भी कोई कस्टमर एक खास क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो है वो ऑर्डर करता है और एक खास बैच की सूरत में जब उसको प्रोड्यूस किया जाता है तो उसको हम बैच कॉस्टिंग कहते हैं। और उसकी एग्जांपल मैंने ये दी थी कि अगर एक शूज फैक्ट्री को ऑर्डर मिला है कि आपने 8 नंबर का जूता जो है वो प्रोड्यूस करना है और उसके 100 पेयर्स जो है वो प्रोड्यूस करने हैं, तो जो कस्टमर की तरफ से जो 100 पेयर्स का जो ऑर्डर मिला है, एक खास नंबर का जूता बनाने का ऑर्डर मिला है, तो इस खास ऑर्डर को हम क्या कहेंगे, बैच कॉस्टिंग कहेंगे। और बैच कॉस्टिंग में हमने यही कहा था कि कुछ क्वांटिटीज ऑफ गुड्स जो है वो एक खास क्वांटिटीज में और खास नंबर की चीज प्रोड्यूस करने को हम बैच कॉस्टिंग कहते हैं। और इसकी एग्जांपल हमने फार्मास्यूटिकल की भी दी थी कि जी कौन सा फॉर एग्जांपल टैबलेट बनानी है और कितनी क्वांटिटीज में बनानी है, कौन सा इंजेक्शन बनाना है, कितनी क्वांटिटीज में ये इंजेक्शन बनाना है। और इसी तरीके से हमने बहुत सारी एग्जांपल जो है वो डिस्कस की थी और उसमें हमने ये कहा था कि एक से ज्यादा क्वांटिटीज में हमने जब कभी भी कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है और एक खास तादाद में प्रोड्यूस करनी है तो उसको हम बैच प्रोडक्शन भी कहते हैं और उसकी कॉस्टिंग करने को हम बैच कॉस्टिंग कहते हैं। फिर हमने ये जिक्र किया, कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन की बात की। कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन का मतलब ये है कि फैक्ट्री कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक चीज़ प्रोड्यूस नहीं करती, वो एक स्टैंडर्डाइज चीज़ प्रोड्यूस करती है और कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस करती जा रही होती है। वो कस्टमर की नीड्स को जो है ना वो अकाउंट फॉर नहीं करती, बस यूनानिमसली वो चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस कर रही होती है। और ये जो प्रोडक्शन है वो 24 आवर्स और 7 डेज पर मुहित होती है। और ऐसे समझ लें कि सारा साल जो है ना वो प्रोडक्शन होती है और कॉन्टिन्यूसली प्रोडक्शन होती है। ऐसी प्रोडक्शन को हम कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन भी कहते हैं और प्रोसेस प्रोडक्शन भी कहते हैं। और इसके तहत जो कॉस्टिंग की जाती है उसको हम प्रोसेस कॉस्टिंग कहते हैं। इसको भी हम न्यूमेरिकली आज थोड़ा सा टच करने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग के थोड़े से कुछ फ्यू टॉपिक्स जो है ना मैं उसको टच कर पाऊंगा और आज के सेशन में हम काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो न्यूमेरिकली हम उनको सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट लेते हैं। हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के अंदर किस तरह हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है या किस तरीके से हमने न्यूमेरिकल को जो है ना वो लेकर के चलना है वो आज हम स्टार्ट लेते हैं।
सबसे पहले तो इसके लिहाज से आप ये बात याद रख लें कि जब कभी भी कोई भी ऑर्डर हमें कस्टमर की तरफ से वसूल होता है और जब उसकी हम प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, तो प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हम एक जॉब कार्ड बनाते हैं। और ये जॉब कार्ड क्या होता है, उस कार्ड के ऊपर क्या लिखा होता है, उसको हम रीड आउट करते हैं। और हम अपनी फ्यूचर की जितनी भी प्रैक्टिस होगी, अगर फॉर एग्जांपल कहीं पर भी हम जॉब कर रहे होते हैं, कहीं पे भी अपनी जॉब परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो हमें ये चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा होगा, जॉब कार्ड के नाम से जो है ना वो एक डॉक्यूमेंट बनी हुई है। और उसमें क्या लिखा हुआ है कि उसमें कस्टमर का नाम लिखा जाता है कि किस कस्टमर ने ऑर्डर दिया। यहाँ पर ग्रीन एंड कंपनी लिमिटेड ने ऑर्डर दिया है, हम नोट डाउन कर लेंगे अपने जॉब कार्ड के ऊपर। ये एक प्रिंटेड सा जॉब कार्ड कार्ड होता है, उसके ऊपर हम काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन जो है ना वो पुट ऑन करते हैं। फिर लिखा हुआ है सॉरी फिर लिखा हुआ है कि जॉब नंबर क्या है, 342 नंबर जॉब है। जो कस्टमर ऑर्डर देकर गया है, उसको हम ये कह सकते हैं कि उसका जो नंबर था, जो उसका सीरियल नंबर था, वो 342 नंबर था। मींस इससे पहले 341 जो है ना वो ऑर्डर हमने लिए कस्टमर से, और 341 जब ऑर्डर मुकम्मल हो गए, तो अब जो नया कस्टमर आया है, उस कस्टमर को जो जॉब नंबर दिया जाएगा, उसको हम क्या क्या कहेंगे, 342 कहेंगे। इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन क्या है कि जी क्या चीज़ बनाने का ऑर्डर देके गया, वो कहता है ट्रांसफर मशीन बनाने का ऑर्डर देकर गया है। और प्रॉमिस डिलीवरी डेट भी जो है ना वो कर दी गई है कि किस तारीख को हमने उससे प्रॉमिस किया है कि हम आपको ये ट्रांसफर मशीन जो है ना वो बनाकर दे देंगे। और फिर आज की डेट क्या है, आज की डेट 25 तारीख है। जिस दिन ऑर्डर मिलेगा उस दिन की डेट लिखी जाएगी। और एक्चुअल डिलीवरी डेट भी यहाँ पर मेंशन करेंगे, जिस दिन हम उसको प्रोड्यूस करके चीज़ जो है ना वो डिलीवर कर देंगे और उसको हैंड ओवर कर देंगे, तो उसकी डेट भी यहाँ पर मेंशन करेंगे। और इसी तरीके से प्राइस हमने क्या उसको जो है ना वो ऑफर की है, प्राइस कोटेड के नाम से लिखा हुआ होगा कि हमने उसको उसके साथ कितने कीमत में बात तय हुई है। और हमारी जो फाइनल प्राइस है जो हमने उससे लेनी है, ट्रांसफर मशीन बनाकर उसको डिलीवर करने के बाद, उससे हमने 2400 रुपये लेनी है। और यहाँ पर डिस्पैच नोट लिखा हुआ है कि किस डिस्पैच नंबर के तहत हमने उसको ये मशीनरी भिजवा भी थी है। जिस वक्त हम बना लेंगे और उसको भिजवा देंगे, तो हमने जब उसको भिजवाया, तो जो जैसे हम कह सकते हैं कि टीसीएस वाले के जरिए हमने माल भिजवाया या कार्गो वाले के जरिए माल भिजवाया, तो उसने जो कार्गो वाले ने जब माल भिजवाया होगा, तो उसने जो रजिस्टर्ड नंबर लिखा होगा वो क्या होगा, वो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, ताकि फ्यूचर में काम आ जाए कि जी अगर कोई मिसकंसेप्शन हो जाती है, कोई कंफ्यूजन होती है कस्टमर की और प्रोड्यूसर के दरमियान, तो फिर उसको बताया जा सकता है कि हमने इस डिस्पैच नोट के तहत आपको मशीन बनाकर भेज दी है और आप इसको चेक कर लें। ठीक है। चलें। अब हम देखते हैं कि जी जॉब कॉस्ट शीट के अंदर मजीद क्या लिखा होता है। ये बात ज़हन में रख लें, जॉब कॉस्ट शीट में मजीद क्या लिखा होगा। ये देखें जरा, थोड़ा सा ज़्यादा स्क्रॉल डाउन कर गया है। हाँ, ये एक जॉब कॉस्ट शीट होती है। आप इसमें जरा ऑब्जर्व करें, यहाँ पर मटेरियल, लेबर, एफओएच और अदर चार्जेस के नाम से कॉलम बने हुए हैं कि हम जब कभी भी वो जो जॉब है उसके ऊपर जो पैसे खर्च कर रहे होंगे, वो सारे के सारे जो है ना कॉलम वाइज नोट कर रहे होंगे। इस वक्त जिस जॉब को हमने मुकम्मल किया है, उसके ऊपर हमने 1375 रुपये का मटेरियल खर्च किया है, ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। और उसी जॉब के ऊपर हमने 138 रुपये की जो है ना वो लेबर खर्च कर दी है। उसी जॉब के ऊपर हमने 242 रुपये के एफओएच खर्च कर दिए हैं। और उसी जॉब के ऊपर $23 जो है हमने अदर चार्जेस जो है ना वो खर्च किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस जॉब को कंप्लीट करने के ऊपर, ये बात याद रख लें कि हम जो जिस जॉब का हमें ऑर्डर मिला है, हमें ये ऑर्डर मिला है कि ट्रांसफर मशीन बनानी है, तो ट्रांसफर मशीन बनाने के ऊपर हमारे 1350 रुपये मटेरियल खर्च हुआ है, 138 रुपये लेबर खर्च हुई है, 242 रुपये जो है वो एफओएच खर्च हुए हैं, और 23 रुपये जो है ना वो अदर चार्जेस खर्च हुए हैं। इन सारों को हम एक अलहदा से एक शीट के ऊपर लिखेंगे। ठीक है। और उसको लिखने के नाम को हम क्या कहेंगे कि हम क्या बना रहे हैं, जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट बना रहे हैं। ठीक है। और वो बड़ी सिंपल सी है, उसको नोट डाउन करने का बड़ा आसान सा तरीका है, मैं आपको उसको बना के दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है जॉब कॉस्ट शीट।
और यहाँ पर हम लिखेंगे मटेरियल कॉस्ट क्या है। स्पेसिफिकली हम जो है ना इसको मेंशन कर देते हैं कि जॉब कार्ड से पता चला कि 1375 रुपये हमने मटेरियल खर्च किया है। ये बात याद रख लें कि जॉब कार्ड के ऊपर ये सारा कुछ हम नोट कर रहे होते हैं, जिसको कोई चीज़ बन रही होती है हम जॉब कार्ड के ऊपर नोट करते रहते हैं कि जी कितने का मटेरियल खर्च हो गया, कितने का लेबर खर्च हो गया, कितने का एफर्ट्स खर्च हो गया और कितने अदर चार्जेस जो है वो खर्च हो गए, वो सारे जॉब कार्ड के ऊपर जो है ना वो मेंशन करते हैं। और आखिर में एक जॉब कॉस्ट शीट बनाते हैं और उसमें हम मेंशन करते हैं कि हमने उसको कितने कितने पैसे अलग से खर्च किए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लेबर कॉस्ट, वो कितनी खर्च हुई है, 138 रुपये की खर्च हुई है। और हमारे एफ एच कितने खर्च हुए हैं, एफ एच कॉस्ट लिखेंगे या ओवरहेड कॉस्ट कह लें, एफ एच कॉस्ट कह लें, एब्जॉर्ब ओवरहेड कह लें, एक ही बात है। एफ एच कॉस्ट वो कितने पैसे खर्च हुए हैं, 242 रुपये जो है ना वो एफ एच के खर्च हुए हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मजीद जमा करते हैं अदर चार्जेस। अदर चार्जेस या अदर कॉस्ट वो कितनी है, 23 रुपए की है। ठीक है। इन जितनी भी मैंने कॉस्ट लिखी हैं इन सबको टोटल कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट। और ये जो टोटल कॉस्ट है और इसके नाम, इसके लिहाज से पूरा नाम क्या लिखेंगे, टोटल जॉब कॉस्ट। टोटल जॉब कॉस्ट। और ये हम देखते हैं कैलकुलेटर पे, कैलकुलेट कर लें, आप भी कर लें। 1375 जमा 138 जमा 242 जमा 23, ये हो जाएगा 1778 रुपये हमने टोटल खर्च किए हैं। 1778 रुपए कह लें, डॉलर कह लें, ठीक है, ये हमने खर्च किए हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमने तो खर्च किए हैं 1778 रुपये, और हमने ऊपर लिखा भी हुआ है कि ये कितने का बिका है, माइनस सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस। और ऊपर हमने जॉब कार्ड के ऊपर मेंशन भी किया हुआ है कि हमने कस्टमर के साथ कितने का जो है ना वो इसको बेचने के लिए प्राइस तय की है, वो है 2400 रुपये। ठीक है। 2400 रुपये इसमें से माइनस कर देंगे। हमारी सेल्स प्राइस है 2400 रुपये, हमारी कॉस्ट प्राइस है 1778 रुपये। तो इसका मतलब ये कि हमने ज्यादा कीमत पे बेचा है। और ज्यादा कीमत किस चीज को शो करती है, प्रॉफिट को शो करती है। तो हम देखते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, 2400 माइनस आंसर, हमें 622 रुपये प्रॉफिट हुआ है। और हम यहाँ पर ये मेंशन कर देंगे। और ये इस तरह हमारी जॉब कॉस्ट शीट जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। और इसी शीट के जरिए हमें पता चल जाएगा कि हमने इस जॉब के ऊपर पैसे जो हैं वो प्रॉफिट की सूरत में कमाए हैं या लॉस की सूरत में नुकसान बर्दाश्त किया है। ये था छोटा सा जॉब कॉस्ट शीट का सवाल, जिस तरह आपने जो है ना इसको तो ये तैयार करना है या इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत आसान लगा होगा और आप इसको जल्दी से कर सकेंगे। मैं आपके साथ फ्यूचर में कुछ ऐसे सवाल भी डिस्कस करूंगा, कुछ कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक अच्छे अच्छे सवाल जिस तरह रहते हैं ना एग्जाम के लिहाज से, वो डिस्कस करूंगा, वो सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल तो किताब के अंदर यही सवाल है जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट के लिहाज से, लेकिन मैंने कुछ एक्स्ट्रा बच्चों की प्रिपरेशन के लिए भी क्वेश्चन बनाए हुए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उनको भी सॉल्व करेंगे, इससे आपकी प्रैक्टिस जो है ना वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और आपको फील होगा कि हमने एग्जाम के लिहाज से एक अच्छा मटेरियल तैयार किया होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद फिर वो क्या कहता है, ये देख लें, ये इसका सॉल्यूशन भी है, आप इसको जो है ना वो व्यू कर लें। ये इसका सॉल्यूशन है। मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, फर्ज कॉस्ट है, अदर चार्जेस हैं, टोटल कॉस्ट है, सेल्स प्राइस है और इस तरह ये प्रॉफिट है। अब हम बात करते हैं बैच कॉस्टिंग की। बैच कॉस्टिंग के लिहाज से सिर्फ इतना ही ज़हन में रखना है कि हमें एक से ज्यादा यूनिट बनाने का ऑर्डर मिला है। ठीक है। एक से ज्यादा मींस 10 यूनिट का ऑर्डर भी मिल सकता है, 20 का भी मिल सकता है, 100 यूनिट का भी मिल सकता है, 200 यूनिट का भी मिल सकता है। ठीक है। तो जब कभी भी
एक से ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स की प्रोडक्शन के लिए हमें ऑर्डर मिलेगा तो वो हमारी बैच क्वांटिटीज कहलाएंगी, बैच प्रोडक्शन कहलाएगी। और हम जब उसको प्रोड्यूस कर लेंगे तो उसकी कॉस्ट को बिल्कुल ही जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की तरह ही जो है ना वो एक्यूमुलेट करेंगे। और एक्यूमुलेट करने के बाद फिर हम पर यूनिट कॉस्ट भी कैलकुलेट करेंगे। और मैं आपसे थोड़ा सा इसका फार्मूला भी डिस्कस कर लेता हूँ पहले। फार्मूला आपको पता होगा तो फिर आप कॉस्ट भी कैलकुलेट करेंगे। ये देखें जरा, ये लिखा हुआ है, ये देखें, ये लिखा हुआ है कॉस्ट पर यूनिट इन बैच। हमने पर यूनिट कॉस्ट जरूर कैलकुलेट करनी है। मसलन हमें ऑर्डर मिला है 100 यूनिट बनाने का। तो 100 यूनिट बनाने के ऊपर हमने मटेरियल कितना खर्च किया, लेबर कितनी खर्च की, एफओएच कितने खर्च किए, या मजीद अदर चार्जेस कितने खर्च किए, सारों को एक्यूमुलेट कर देंगे। सारों को एक्यूमुलेट करके हम उसको क्या नाम देंगे, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द बैच। 100 यूनिट प्रोड्यूस किए तो 100 यूनिट की टोटल कॉस्ट कितनी है वो हम उसको न्यूमरेटर में लिख देंगे। और कितने यूनिट बनाए हैं, जाहिर है मैंने फर्ज किया है कि 100 यूनिट बनाए हैं, एक बैच के अंदर 100 यूनिट बनाए, तो 100 यूनिट को यहाँ पर डिवाइजर में या डिनोमिनेटर में लिख देंगे। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा, पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। और ये लिखा भी हुआ है, ठीक है। ये था बड़ा सिंपल सा फार्मूला, ठीक है। अब इसी के जरिए, इसी फार्मूले को फॉलो करते हुए हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। इस तरह हमारी ये बैच कॉस्टिंग की जो बल्कि देखिए यहाँ पर एक एमसीक्यू भी आ गया है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, आप भी इस एमसीक्यूज को जो है ना वो पढ़ें और फिर उसके बाद इसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। वो कहता है कि टेस्ट यूर अंडरस्टैंडिंग वन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग की खसूसियात क्या हैं, हमने ये पिछले सेशन में डिस्कस की हैं कि जॉब कॉस्टिंग की खसूसियात क्या हो सकती हैं कि वो एक कस्टमाइज प्रोडक्ट हो सकती है, वो कस्टमर ड्रिवन प्रोडक्ट हो सकती है, वो कस्टमर की मर्जी के मुताबिक जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं वो जॉब प्रोडक्शन कहलाती है। और जॉब प्रोडक्शन के तहत जो कॉस्टिंग की जाती है उसको हम जॉब कॉस्टिंग कहते हैं। तो फिर यहीं पर ही कुछ ऑप्शंस दी गई हैं, आप इसको जो है ना वो रीड आउट करें और उसके बाद फिर मुझे आंसर दें कि वो कहता है कि जॉब कॉस्टिंग की खसूसियात क्या है। तो वो देखते हैं। सबसे पहली खसूसियत लिखी हुई है नंबर वन, होमोजीनियस प्रोडक्ट। बिल्कुल गलत, ये वाली ऑप्शन बिल्कुल गलत है। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि जी ऐसी तमाम चीजें जो कि स्टैंडर्डाइज बनाई जाती हैं। और ऐसी तमाम चीजें जो स्टैंडर्डाइज बनाई जाती हैं वो फैक्ट्री की मर्जी के मुताबिक बनाई जाती हैं, मिल्स की मर्जी के मुताबिक बनाई जाती हैं। जब कभी भी बिजनेसमैन अपनी मर्जी से चीज प्रोड्यूस करता है तो वो होमोजीनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। और होमोजीनियस प्रोडक्ट जो है वो किस किस प्रोडक्शन मेथड को शो करती हैं, वो प्रोसेस कॉस्टिंग को शो करती हैं, वो कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन को शो करती हैं, ठीक है। और वो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्शन को शो करती हैं। तो इस लिहाज से जब हमने क्वेश्चन पूछा कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की खसूसियात क्या है, तो उसमें ये वाली खसूसियात तो नहीं हो सकती, होमोजीनियस प्रोडक्ट तो नहीं हो सकती। दूसरा, कस्टमर ड्रिवन प्रोडक्शन, ये बिल्कुल सही लिखी हुई है। कस्टमर की मर्जी के मुताबिक जब चीज बनाई जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, जॉब प्रोडक्शन कहते हैं। और जॉब प्रोडक्शन के तहत जो कॉस्टिंग की जाती है उसको हम जॉब कॉस्टिंग कहते हैं। तो दूसरी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल सही है। तीसरी ऑप्शन देखते हैं कि प्रोडक्शन कैन बी कंप्लीटेड विद इन अ सिंगल अकाउंटिंग पीरियड। वो कहते हैं कि सिंगल अकाउंटिंग पीरियड में जो प्रोडक्शन मुकम्मल कर ली जाती है उसको भी हम जॉब कॉस्टिंग कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 जिस आपकी ऑप्शन में होगा वो आपका क्वेश्चन का जवाब सही होगा। वो कहता है कि जी ए बिल्कुल गलत है। वो कहता है कि जी 1 और 2 बिल्कुल गलत है, ठीक है। कि हमारा जॉब असल में दूसरा और तीसरा होना चाहिए, ठीक है। सेकंड एंड थर्ड जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा सवाल का जवाब सही होगा। सी वो कह रहा है कि दूसरा और तीसरा है। तो इस लिहाज से हमारी जो ऑप्शन सी है वो लॉक होती है। और ये ऑप्शन सी जो है ना वो बिल्कुल सही है और बाकी ऑप्शन जो है ना वो गलत है। तो इस लिहाज से हमारी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। चले जी आगे चलते हैं। इस तरह आपका एक लगे हाथों एक एमसीक्यूज भी हल। चलें जी, थोड़ा सा और लुक फॉरवर्ड करते हैं। लो जी, जॉब कॉस्टिंग के लिहाज से क्वेश्चन भी आ गया है, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि जॉब कॉस्टिंग में सवाल कैसे सॉल्व होता है। वो कहता है कि जेट प्रिंट लिमिटेड स्पेशलाइजेज इन प्रिंटिंग एडवर्टाइजिंग लेट लीव्स। लेट लीव्स को का उर्दू में मतलब होता है एक किताबचा छापना। कोई भी छोटा सा किताबचा छापने को हम क्या कहते हैं, या किसी किताबचे को क्या कहते हैं, लीफलेट्स।
ठीक हो गया। अब चूंकि ये प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं, इनको जो है वो एक किताबचा छापने का ऑर्डर मिला है। अब देखते हैं कि वो कितने ऑर्डर्स मिले हैं। वो कहता है इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग इट्स प्राइस लिस्ट। वो कहता है कि प्राइस लिस्ट जो है ना वो बनाने की जो है ना वो प्रोग्राम बना रहे हैं कि ये प्राइस लिस्ट बनाई जाए, जिसके अंदर एक किताबचा बनाया जाए, जिसके अंदर हम अपनी जो है ना वो चीज़ों की, प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो कोट करें। तो एक किताबचा है, उसके अंदर क्या लिखा जाएगा, प्राइस लिस्ट बनाई जाएगी, और वो जो है वो कंपनी को छापने का ऑर्डर मिला है। अब वो देखते हैं कि क्या है। द मोस्ट पॉपुलर रिक्वायरमेंट इज फॉर द फोल्डेड लीफलेट्स। वो कहता है कि फोल्डेड लीफलेट्स बनाने हैं आपने, फोल्ड करके। ठीक है। अच्छा, फिर क्या कहता है, मेड फ्रॉम अ सिंगल शीट, और एक एक शीट के ऊपर बनाना है आपने। ठीक है। और पेपर कौन सा यूज करना है, A4 पेपर यूज करना है। फ्रॉम पास्ट record and the budgeted figures, the following data has been estimated for a typical batch of 10,000 leaflets। लो जी, यहां पर आपने थोड़ा सा पॉज लेना है और मेरे साथ डिस्कस करना है कि कितने लीफलेट्स के लिहाज से वो बता रहा है। 10,000 लीफलेट्स बनाएंगे तो ये आपका पैसा खर्च होगा। 10,000 लीफलेट्स बनाएंगे, उसने 10,000 का बजट दे दिया आपको कि अगर 10,000 बनाएंगे तो इतने पैसे खर्च होंगे। ठीक है। तो जिस तरह हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि जब कभी भी कोई कस्टमर एक से ज्यादा यूनिट का ऑर्डर देता है और लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स का ऑर्डर देता है, तो उसको हम बैच कहते हैं। वो कहता है कि जी आप इतनी क्वांटिटीज मेरे लिए पैदा कर दें, तो उसको हम क्या कहेंगे, बैच कहेंगे। और वो कहता है कि 10,000 अगर लीफलेट्स छापने हैं तो उसके ऊपर इतने पैसे खर्च होंगे। जैसे आर्ट वर्क के पैसे खर्च होंगे $65। कहता है कि डिजाइनिंग भी तो करनी है ना लीफलेट्स की, उसके ऊपर कोई फूल फूल बूटे बनाने हैं, कोई किसी किस्म की जो है ना वो एनग्रेविंग करनी है, कोई अच्छी सी जो है ना उन्होंने कुछ लिखना है, कुछ वर्ड्स लिखने हैं, कुछ डिजाइनिंग करनी है। तो एक दफा जो है ना वो हम लीफलेट को जो है ना डिजाइन जरूर करेंगे, और वो कॉस्ट कितनी है, $65 है। यहां पर मैं साथ साथ आपको बताता जाऊं कि ये $65 जो है वो फिक्स है, इसलिए मैं इसको क्या कहूंगा, ये फिक्स कॉस्ट है आपकी। ठीक है। मशीन सेटअप कॉस्ट, जो मशीन सेटअप कॉस्ट है वो है 4 आवर्स, और 1 घंटे के कितने पैसे हैं, $22 हैं। अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा जो है ना वो गाइड करता हूं कि मशीन जिस वक्त लीफलेट्स बना रही होगी ना, तो उसको तादाद बतानी पड़ती है कि कितने लीफलेट्स बनाने हैं। हम उसको कहेंगे 10,000 लीफलेट्स बनाने हैं, तो वो कहेगा कि इस लीफलेट्स को मुकम्मल करने में 4 घंटे लगते हैं, और 1 घंटे की चार्जेस कितने हैं, $22 हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 10,000 लीफलेट्स बनाऊंगा तो मुझे कितने जो है वो डॉलर अदा करने पड़ेंगे, $88 अदा करने पड़ेंगे। ये बात याद रख लें कि $22 मल्टीप्लाई बाई 4 आवर्स, 1 घंटे के पैसे हैं $22, और 4 घंटों के पैसे कितने हो जाएंगे, 88। ठीक है। तो ये बात याद रखनी है कि ये फिक्स कॉस्ट है, और 4 घंटों के अंदर वो छाप के आपको दे देगा। ठीक हो गया। तो ये आपकी फिक्स कॉस्ट है। पेपर कैसे खर्च होगा, उसके ऊपर पेजेस कैसे खर्च होंगे। वो कहता है कि 1,000 शीटों का जो कॉस्ट है वो $12.5 है। $12.5 जो है वो खर्च होते हैं अगर 1,000 शीटें जो है इस्तेमाल करें। अगर मैं कहूं आपको कि अगर हमने 10,000 लीफलेट्स बनाने हैं तो कितने पैसे खर्च होंगे, यहाँ पे मैं थोड़ी सी वर्किंग कर देता हूँ। 10,000 लीफलेट्स खर्च होंगे तो हमारे कितने पैसे खर्च होंगे, 10,000 तकसीम 1,000 मल्टीप्लाई बाई 12/5। हमने 10,000 लीफलेट्स बनाने हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1,000 लीफलेट्स की कीमत है 12/50, तो फिर 10,000 की कीमत कितनी हो जाएगी, मैं यहां पर लिख देता हूं, $125 खर्च होंगे। अच्छा, अब यहां पर मैं आपसे एक छोटी सी बात डिस्कस करना चाहता हूं कि जितने ज्यादा लीफलेट्स जो है ना वो बनाएंगे, उतनी ज्यादा पेजेस खर्च होंगे। जितने ज्यादा पेजेस खर्च होंगे तो ये कौन सी कॉस्ट कहलाएगी, फिक्स कॉस्ट कहलाएगी या वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगी। तो इसका जवाब है, करेक्ट आंसर है वेरिएबल कॉस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका पेपर वर्क है ये आपकी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। ये मैंने आपके लिए जो है ना यहाँ पे मेंशन कर दी है, ये वेरिएबल कॉस्ट है। अच्छा जी, इंक उसके ऊपर खर्च होगी, इंक एंड कंज्यूमेबल्स। वो कहता है कि जी ₹40 की इंक खर्च होगी। अगर 10,000 लीफलेट्स बनाएंगे तो कितनी इंक खर्च होगी, ₹40 की। ठीक है। और अगर 20,000 लीफलेट्स बनाएंगे तो कितनी इंक खर्च होगी, ₹80 की। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ज्यादा इंक खर्च करेंगे, जितनी ज्यादा प्रिंटिंग करेंगे, उतनी ज्यादा इंक खर्च होगी। जितनी ज्यादा इंक खर्च होगी वो आपकी कौन सी कॉस्ट बन जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगी।
और सेकंड लास्ट ये है कि प्रिंटर वेजेस, प्रिंटर के ऊपर कोई बंदा भी तो काम कर रहा होगा ना, उसने 4 घंटे लगा के 10,000 लीफलेट्स छापने हैं, ठीक है। तो जब 10,000 लीफलेट्स छापने हैं, 1 घंटे के हैं $8 उसकी वेजेस, तो 4 घंटे की कितनी हो जाएगी, $32। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी हम 10,000 लीफलेट्स बनाएंगे तो मजदूर को कितनी वेजेस देंगे, $32। ठीक है। तो ये भी कॉस्ट कौन सी है, ये भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, ये बात ध्यान में रख लें। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि प्रिंटर वेजेस वेरी विद द वॉल्यूम, वो कह भी रहा है कि प्रिंटर की जो ना वेजेस जो है ना वॉल्यूम के हिसाब से चेंज होगी। मींस कि अगर 10,000 लीफलेट्स हैं तो $32 तनख्वाह अदा करनी पड़ेगी, और अगर 20,000 लीफलेट्स हैं तो फिर कितनी अदा करनी पड़ेगी, डबल हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ज्यादा उससे काम लेंगे उतनी ज्यादा वेजेस अदा करेंगे, इसलिए हम उसको वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। और आखिर में एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन और है जो कि आपके सवाल में इस्तेमाल होगी, ये भी पढ़ लेते हैं और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, बाकायदा तौर पर भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको डाटा समझा रहा हूँ कि इस सवाल का डाटा कुछ इस तरह बनेगा। अच्छा, वो कहता है जनरल फिक्स ओवरहेड जो है वो $15,000 है। जनरल फिक्स ओवरहेड $15,000 है, और इन $15,000 की जो हमने कॉस्टिंग करनी है, वो कैसे कॉस्टिंग करनी है कि 15,000 खर्च होंगे 600 डायरेक्ट लेबर आवर्स के ऊपर। ठीक है। एक एक 15,000 पे जो खर्च होंगे वो 600 घंटों के पैसे हैं, तो इसका मतलब 1 घंटे के पैसे कितने हो जाएंगे, 15,000 तकसीम 600 कर देंगे। 600 घंटों के पैसे कितने हैं, 15,000, और ये आपकी फिक्स कॉस्ट है। ठीक है। और हमने इसके लिहाज से पिछले चैप्टर्स में जो है वो एक लफ्ज पढ़ा है जिसको हम क्या कहते हैं, OAR, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। तो अब हमारा इस क्वेश्चन के अंदर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे कैलकुलेट होगा कि टोटल बजटेड फिक्स ओवरहेड जो है वो 15,000 है, टोटल बजटेड आवर्स कितने हैं 600, तो हमारा 1 घंटे के OAR कितना हो जाएगा, $25 हो जाएगा। ठीक है, $25 हो जाएगा। जितने घंटे इस्तेमाल करेंगे उतने ही हमने जो है ना वो इसको एलोकेट कर देनी है। ठीक है। अच्छा जी, चले अब आगे चलते हैं। वो कहता है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ 10,000 लीफलेट्स एंड 20,000 लीफलेट्स। अब आपने क्या करना है, जॉब कॉस्टिंग नहीं कर रहे, ये अब आप बैच कॉस्टिंग कर रहे हैं। और बैच कॉस्टिंग का मतलब ये है कि खास क्वांटिटीज में जिस वक्त प्रोडक्शन का ऑर्डर मिलता है तो उसको हम बैच प्रोडक्शन कहते हैं, और बैच प्रोडक्शन के लिहाज से जो कॉस्टिंग की जाती है उसको हम बैच कॉस्टिंग कहते हैं। अब हमने क्या करना है, 2 कॉलम्स बनाने हैं। जब भी हमने जो ना कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो हमने 2 कॉलम बनाने हैं। एक कॉलम में 10,000 लीफलेट्स की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, और दूसरे कॉलम में हमने 20,000 लीफलेट्स की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो चलो देखते हैं कि किस तरह हल होता है। यहाँ पर लिखेंगे डिटेल के नाम से। यहाँ पर 10,000 लीफलेट्स का कॉलम बना देते हैं। 10,000, और ये कॉलम बना देता हूँ मैं 20,000 लीफलेट्स का। ठीक है। मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ लीफ लेट्स, LL, यहाँ पर भी लीफ लेट्स। मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से मैं ये क्वेश्चन समझा दूं। मैं इसको लिखने के ऊपर, ये खूबसूरती बनाने के ऊपर टाइम नहीं खर्च करना चाह रहा। ठीक हो गया। चले जी, ये तो हो गया आपका इसका क्वेश्चन का फॉर्मेट। अब हम लिखते हैं सबसे पहले आर्ट वर्क। आर्ट वर्क, ये बात याद रख ले कि आर्ट वर्क जो है ये आपकी फिक्स कॉस्ट है। तो आर्ट वर्क जब फिक्स कॉस्ट है तो चाहे 10,000 लीफलेट्स बनाए तो चाहे 20,000 लीफलेट्स बनाए, आपकी ये कॉस्ट फिक्स है। मींस कि यहां पर भी $65 आ जाएगी, और यहां पर भी $65 आ जाएगी। ठीक है। जो फिक्स कॉस्ट होती है ना, वो हमेशा फिक्स रहती है, चाहे आपका लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़े या चाहे लेवल ऑफ प्रोडक्शन घटे। अगर मैं कहता हूं आपको कि 10,000 लीफलेट्स बनाने हैं तो भी 65 अदा करेंगे, 20,000 लीफलेट्स बनाने हैं तो भी आर्ट वर्क के कितने पैसे अदा करेंगे, $65 ही अदा करेंगे। अब जरा मजीद गौर से सुने। वो कहता है कि मशीन सेटअप कॉस्ट जो है ये भी फिक्स कॉस्ट है। मशीन सेटअप कॉस्ट, M सेटअप, तो इसकी भी ₹88 खर्च होंगे, और इसके भी ₹88 खर्च होंगे।
अच्छा, स्टूडेंट्स इस बात पर परेशान ना हो कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी कॉस्ट फिक्स है और कौन सी कॉस्ट वेरिएबल है। इस चीज़ की डिस्कशन हमने शुरू के चैप्टर्स में ही कॉस्ट क्लासिफिकेशन के चैप्टर में कर ली थी कि कौन सी कॉस्ट को हम फिक्स कॉस्ट कहते हैं और कौन सी कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। अगर आप मुनासिब समझे तो मैं इसको दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि ऐसी सॉरी, ऐसी तमाम किस्म की कॉस्टें जो प्रोडक्शन के साथ साथ बढ़ती हैं और प्रोडक्शन के साथ साथ घटती हैं। अगर प्रोडक्शन बढ़ती है तो कॉस्ट बढ़ती है, प्रोडक्शन घटती है तो कॉस्ट घटती है। ऐसी तमाम कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। लेकिन ऐसी तमाम कॉस्टें जो प्रोडक्शन के बढ़ने से ना बढ़ें और प्रोडक्शन की घटने से ना घटें, सेम रहें, एक ही जगह पर जो है ना वो कांस्टेंट रहें, ऐसी तमाम कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? फिक्स कॉस्ट कहते हैं। ठीक है। और हमने इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो इस चीज को डिस्टिंग्विश करना है कि कौन सी कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है और कौन सी कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है। चलिए जी, अब हम बात करते हैं तीसरी कॉस्ट है पेपर। हमारा पेपर भी खर्च हुआ है, मतलब पेजेस भी खर्च हुए हैं। जब हम लीफलेट्स छाप रहे थे, प्रिंट कर रहे थे, तो हमारा उसके ऊपर जो है ना वो पेपर खर्च हुआ है। और यहाँ पर देखें, ये लिखा भी हुआ है A4 पेपर खर्च हुआ है। और यहाँ पर उसने बताया भी है कि अगर 10,000 लीफलेट्स बनाएंगे तो कितनी कॉस्ट खर्च होगी? 125 रुपये कॉस्ट खर्च होगी। लेकिन अगर 20,000 लीफलेट्स जो है ना वो बनाएंगे तो 20,000। ठीक है। तकसीम 1,000 ज़रब 12.5। ठीक है। और इसका टोटल खर्चा कितना आ जाएगा? 250 है। इसका मतलब ये है कि हमारे अगर 10,000 लीफलेट्स बनाते तो हमारा पैसे कितने खर्च होंगे? 125 रुपये खर्च होंगे। लेकिन अगर 20,000 लीफलेट्स बनाते 250 रुपये खर्च होंगे। तो आप यहाँ पर लिख देते हैं 10,000 लीफलेट्स का खर्चा 125, और 20,000 लीफलेट्स का खर्चा कितना है? 250। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ना ये क्वेश्चन जो है ना जिस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ और जिस एक्सप्लेनेशन के साथ मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप इसको जो है ना वो अपने माइंड में बिठाएंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी अगर कोई चीज़ पूछनी हो तो आप मुझसे जो है ना वो पूछ लेंगे। चलें, अब उसके बाद नेक्स्ट जो एक्सपेंस है वो इंक का एक्सपेंस है। तो यहाँ पे लिखेंगे इंक एंड कंज्यूमेबल्स। फिलहाल मैं जो है ना इंक का लफ्ज लिख रहा हूँ ताकि जो है ना वो टाइम बच जाए। अच्छा जी, अब वो ये कहता है कि जो इंक है, जितनी ज्यादा इंक खर्च करेंगे उतना ज्यादा खर्चा बढ़ेगा, जितनी कम इंक खर्च करेंगे उतना कम खर्चा होगा। क्योंकि यहाँ पर हमें उसने बता दिया है कि 10,000 लीफलेट्स छापने के ऊपर हमें हमारी 40 रुपए की इंक खर्च हो रही है। तो अगर 20,000 लीफलेट छापेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? डबल खर्च होगी। तो डबल खर्च होगी तो फिर क्या होगा? यहाँ पर लिखेंगे हम 40 रुपए, और इधर कितना लिखेंगे? 80 रुपए। अगर 10,000 लीफलेट्स बनाते तो 40 रुपये खर्चा है। अगर 10,000 से डबल करके प्रोडक्शन करेंगे तो फिर स्याही भी जो है ना वो डबल खर्च होगी, और इस तरह हमारा इंक का जो खर्चा है वो 80 रुपये हो जाएगा। चले जी, उसके बाद वो क्या कहता है कि प्रिंटर वेजेस, जो जो प्रिंटर ने प्रिंट किए हैं, अगर 10,000 जो है ना वो लीफलेट्स प्रिंट करेंगे तो उनकी वेजेस क्या बनेगी? 4 4 घंटे काम करेगा और 8 रुपए पर घंटे के हिसाब से उसको मिलेगा। तो कितने पैसे मिलेंगे? 32 रुपये मिलेंगे। यहां पर मैं वेजेस लिख देता हूँ, प्रिंटर वेजेस। यहाँ पर 32 रुपये खर्चा आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा? 64 रुपये खर्चा आ जाएगा। ये बात ध्यान में रखना कि अगर 10,000 लीफलेट्स बनाते हैं तो 4 घंटे काम करेगा मजदूर। लेकिन अगर 20,000 लीफलेट्स बनाएगा तो फिर 8 घंटे काम करेगा। 8 घंटे काम करेगा तो 1 घंटे की कीमत कितनी है? $8। 8 को 8 से जरब दें तो कितने डॉलर बन जाएंगे? $64। लेकिन अगर 10,000 लीफलेट्स बनाएंगे तो कितनी कितनी कॉस्ट हो जाएगी? $32। अच्छा, मजीद सुनिए। वो कहता है कि जनरल फिक्स ओवरहेड आर 15,000 पर पीरियड है। हाँ, ये हमने डिस्कशन कर ली है कि 15,000 जो है ना वो जनरल ओवरहेड्स हैं, और एब्जॉर्व किसकी बुनियाद पर हो रहे हैं? डायरेक्ट लेबर ऑर्स की बुनियाद पर एब्जॉर्व कर रहे हैं। ये मैंने आपको एब्जॉर्व करने का तरीका सिखाया हुआ है, जिसको हम OAR कहते हैं। उसको कैलकुलेट करने का तरीका सिखाया हुआ है। वो क्या है कि बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड बाई बजटेड लेबर ऑर्स। आंसर आ जाएगा 25 पर लेबर ऑवर। 1 घंटे के एफएच कितने एब्जॉर्ब होंगे? $25 होंगे। अगर मैं कहूं आपको कि 10,000 लीफलेट्स के ऊपर जो है वो हमने 4 घंटे खर्च किए हैं, तो फिर कितने पैसे खर्च हो जाएंगे? 25 ज़रब 4।
25 × 4 फिक्स्ड ओवरहेड्स, फिक्स एफओएच, या जिसको हम जनरल ओवरहेड्स कहते हैं। ठीक है, दोबारा सुन लें। 1 घंटे के 25 रुपए हैं, और हमने 10,000 लीफलेट्स बनाने के ऊपर कितने घंटे खर्च किए हैं? 4 घंटे खर्च किए हैं। तो 25 × 4 करेंगे तो 100 रुपये खर्चा जो है वो 10,000 लीफलेट्स का आ जाएगा। और 20,000 लीफलेट्स का खर्चा क्या होगा? जाहिर है, 20,000 को बनाने के लिए 8 घंटे लगेंगे। 1 घंटे की कॉस्ट है 25, 25 × 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। 25 × 8, 200 रुपये। हमने सारी कॉस्टें अब रिकॉर्ड करनी है, अब हम इसको टोटल कर लेते हैं। चले जी, 65 जमा 88 जमा 125, 40, 32 और 100, टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 450। अगर हम 10,000 लीफलेट्स बनाते हैं तो 450 रुपये खर्च करते हैं। ठीक है, और अगर हम 20,000 लीफलेट्स बनाते हैं तो फिर कितने पैसे खर्च करेंगे? 65 जमा 88, और फिर उसके बाद 250, उसके बाद 80, 64 और 200। अगर हम 747, अगर हम 200 लीफलेट्स बनाते हैं, सॉरी 20,000 लीफलेट्स बनाते हैं, टोटल कॉस्ट कितनी अदा करनी पड़ेगी? 747 रुपये या $747। और अगर 10,000 लीफलेट्स बनाते हैं तो $450 खर्च करने पड़ेंगे। यही आपकी बैच कॉस्टिंग है। हमने बैचेस की सूरत में प्रोडक्शन की है। 10,000 लीफलेट्स प्रोड्यूस करेंगे तो कॉस्ट कितनी अदा करेंगे? $450। और अगर 20,000 लीफलेट्स बनाएंगे तो कितनी कॉस्ट अदा करेंगे? $747। और यही आपकी बैच कॉस्टिंग है। चलें जी, यहाँ तक अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे लिहाज से जो है ना, ये टॉपिक आपका बड़ा ज़बरदस्त सा कंप्लीट हो गया है, और ये आप इसका सॉल्यूशन भी देख लें। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आपको कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है। मज़ीद इसकी वर्किंग जो है वो मैंने आपको करके दिखा दी है, आप इसको नोट डाउन कर लें। और मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो हम इसी प्रोसीजर के तहत कैलकुलेट करेंगे। अच्छा जी। अच्छा, यहाँ पर उसने क्वेश्चन में पूछा तो नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूँ कि अगर वो ये कहता है कि जी एक लीफलेट की कॉस्ट बताएं, तो फिर क्या करेंगे आप? एक लीफलेट की कॉस्ट बताएं, तो उसका हमने फार्मूला भी ऊपर पढ़ के आए हैं कि पर यूनिट कॉस्ट। और पर यूनिट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है? टोटल बैच कॉस्ट। यहां पर हमने 10,000 को जो बैच बनाया था, 10,000 यूनिट्स का जो बैच बनाया था, उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है? 450। और कितने लीफलेट्स बनाए हैं? 10,000। तो 450 को 10,000 पे तकसीम करेंगे तो पर लीफलेट कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, यहां पर उसने पूछा नहीं हुआ, इसलिए फिर मैंने जो है ना वो आपको यहाँ पर सॉल्व नहीं किया। लेकिन अगर आपसे वो पूछ लेता तो फिर आप कैसे करते कि टोटल कॉस्ट को डिवाइड करते टोटल लीफलेट्स के ऊपर। और अगर वो ये कहता कि जी जब 20,000 लीफलेट्स बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, तो फिर आप क्या करेंगे? 747 डिवाइडेड बाई 20,000, तो जो आंसर आएगा वो आपका पर लीफलेट कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, पर लीफलेट कॉस्ट कह दें या पर बैच कॉस्ट कह लें, एक ही बात है। चलिए, ये मैंने आपको एडिशनल पॉइंट बताया, गो के क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ था। चलें आगे चलते हैं। चले, एक और क्वेश्चन भी आ गया हमारे सामने, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। और ये भी बैच कॉस्टिंग का ही सवाल है।
सॉरी, ये जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का सवाल है। वो कहता है कि जी अ बिजनेस हैज अ जॉब कॉस्टिंग सिस्टम, एक बिजनेस है जो कि जॉब कॉस्टिंग सिस्टम यूज करता है, एंड प्राइसेस जॉब यूजिंग टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। और वो कहता है कि द कॉस्ट एस्टिमेट फॉर जॉब नंबर 264 आर एज फॉलोज, कि जो हमें एक कस्टमर से ऑर्डर मिला था, उस कस्टमर के ऑर्डर को हम क्या कहते हैं, जॉब कहते हैं। और जो ऑर्डर है उसका नंबर क्या है, 264। हमने 264 जॉब के तहत जो है ना वो प्रोडक्शन की है। और खास तौर पर उसके ऊपर जो पैसे खर्च हुए हैं, वो मटेरियल के कितने पैसे खर्च हुए हैं, 50 केजी जो है वो खर्च हुआ है। उसके उसके ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए 50 केजी हमारा रॉ मटेरियल खर्च हुआ है। और 1 केजी की कीमत कितनी है, $4 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 50 × 4 करेंगे तो ये $200 मटेरियल की कॉस्ट हो जाएगी। ये मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, आप इसको जो है ना वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे जल्दी जल्दी, इसमें कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है। फिर लेबर की बात की जा रही है, 30 घंटे खर्च हुए हैं उसका ऑर्डर फुलफिल करने के लिहाज से, या उसके उसके लिए जो प्रोडक्शन करनी थी, 30 घंटे लगे। और 1 घंटे की लेबर की वेजेस कितनी है, 9 पर आवर है। तो आप क्या करेंगे, 30 × 9 करेंगे तो $270 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल है बहुत सिंपल सा है, इसको इतना ज़्यादा कैलकुलेशन वाइज कोई आपको परेशानी नहीं होगी। आगे चलते हैं, वो कहते हैं वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो 6 पर डायरेक्ट लेबर और है। यहां पर आप थोड़ा सा पॉज लेंगे और यहां पर सोचेंगे कि 1 घंटे की वेरिएबल एफएच बता दी है 6 पर डायरेक्ट लेबर और। लेकिन डायरेक्ट लेबर और से क्या मुराद है, ये वाले डायरेक्ट लेबर और, जो भी आपकी वेरिएबल ओवरहेड है, रेट तो 6 रुपये ही लगेगा, लेकिन डायरेक्ट लेबर ऑर्स की फिगर कहां से उठाएंगे, ये फिगर उठाएंगे। तो आप क्या करेंगे, 30 × 6 करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 180। तो ये बात याद रख लें कि वेरिएबल ओवरहेड्स जो होते हैं वो किसी ना किसी बेस की बुनियाद पर जो है ना वो कैलकुलेट करने होते हैं। वो बुनियाद जो है, वो बेस जो है ना वो आपने क्वेश्चन से ही जो है ना वो अखज करनी है। यहाँ पर चूंकि जो है ना वो डायरेक्ट लेबर आवर्स की बुनियाद पर वेरिएबल ओवरहेड कैलकुलेट करता है, तो हमने डायरेक्ट लेबर आवर को क्वेश्चन में ढूंढना है, तो वो हमें मिल जाएगा कि ये 30 घंटे जो है वो डायरेक्ट लेबर आवर्स है। हमने क्या करना होगा, घंटे हमें यहाँ से मिल जाएंगे, रेट हमें यहाँ से मिल जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे वेरिएबल ओवरहेड्स आ जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद एक छोटी सी कैलकुलेशन जो कि हमने पहले भी क्वेश्चन में सीखी, अब दोबारा करनी पड़ेगी। वो कहता है कि बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड हैं 80,000। ठीक है, 80,000 में हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं। और ये कैलकुलेट किसकी बुनियाद पर होता है, डायरेक्ट लेबर आवर्स की बुनियाद पर। और डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने हैं, 20,000 घंटे हैं। तो हम ओ ए आर कैलकुलेट करते हैं पहले। ओ ए आर कैसे कैलकुलेट होगा, देख लेते हैं। बजटेड ओवरहेड्स कितने हैं, 80,000। ठीक है, और बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने हैं, 20,000 घंटे। हम डिवाइड कर देंगे 20,000 घंटों पे। और मजीद सुन लें, हमने, वो कहता है कि डायरेक्ट लेबर आवर्स की बुनियाद पर फिक्स ओवरहेड्स जो है ना वो एलोकेट कर रहे हैं। तो अगेन हम डायरेक्ट लेबर आवर्स की जो है ना वो फिगर यहीं से उठाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 30 घंटों के साथ। इस जॉब को मुकम्मल करने के लिहाज से हमारे 30 घंटे इस्तेमाल हुए हैं, तो इस लिहाज से हमारा कितने पैसे खर्च हो जाएंगे, $120 खर्च हो जाएंगे। तो अब हम ये कह सकते हैं कि फिक्स ओवरहेड हमारे कितने हैं, $120 हैं। और ये कैलकुलेशन पर लिखी। ठीक हो गया। चले, फिर वो कहता है कि अदर ओवरहेड जो है ना रिकवर्ड एट द रेट ऑफ 40 पर जॉब है। पर जॉब का मतलब है कि एक जॉब की फिक्स जो है ना वो 40 रुपये है। ठीक है, तो इस जॉब के ऊपर ना 40 रुपये से कम खर्चा लिखेंगे ना ज्यादा लिखेंगे, ये लिखेंगे ही 40 रुपये एक जॉब के। तो एक जॉब के 40 है तो जॉब के 40 जमा कर देंगे, सारों को जमा कर देंगे तो बनेंगे 810 रुपये। अब हमने जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के जरिए एक जॉब की कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, कि हमने जो जॉब नंबर 264 हमें मिली थी, हमने उसकी कॉस्ट कैलकुलेट की तो वो $810 मिलती है। ये था आपका क्वेश्चन। ठीक हो गया, यहां तक कोई अगर आपको इशू होगा तो आप मुझसे पूछ लेंगे। चलिए जी, आगे मूव करते हैं। और हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है, जिसको हम प्रोसेस कॉस्टिंग कहते हैं। और प्रोसेस कॉस्टिंग जो है, ये बात याद रख लें कि प्रोसेस कॉस्टिंग कौन से प्रोडक्शन मेथड की वजह से वजूद में आई, कि जब कभी भी हम कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन करते हैं, या मुसलसल प्रोडक्शन करते हैं, या स्टैंडर्डाइज प्रोडक्शन करते हैं, या फिर आखिरी लाइन, कि जब कभी भी फैक्ट्री अपनी मर्जी के मुताबिक चीज प्रोड्यूस करती है, तो वो कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन के तहत करती है, मुसलसल प्रोडक्शन करती है, 24 घंटे प्रोडक्शन करती है, 7 दिन प्रोडक्शन करती है, 365 दिन प्रोडक्शन करती है। बिल्कुल
प्रोडक्शन नहीं रुकती, ऐसी प्रोडक्शन मेथड को हम क्या कहते हैं? प्रोसेस प्रोडक्शन या कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन या स्टैंडर्डाइज प्रोडक्शन। और इसके तहत जब हम उस प्रोडक्शन की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो उसके कॉस्टिंग मेथड को हम क्या कहते हैं? प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड कहते हैं। और हमने अब फ्यूचर में या अब इसके बाद जो क्वेश्चन करने हैं वो हमने प्रोसेस कॉस्टिंग के ही करने हैं। अच्छा जी, प्रोसेस कॉस्टिंग के लिहाज से सिर्फ इतना सा ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रोसेस कॉस्टिंग में सीक्वेंस क्या होता है, और प्रोसेस कॉस्टिंग में जो है वो प्रोडक्शन जो है ना वो कहाँ कहाँ से गुजर के मुकम्मल होती है। तो मैं उसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको। मैंने पिछले सेशन में आपके साथ एक एग्जांपल जो है ना वो कोट की थी, और वो मैंने एग्जांपल कोट की थी गारमेंट फैक्ट्री की। और गारमेंट फैक्ट्री के अंदर मैंने क्या कहा था कि हम गारमेंट फैक्ट्री के अंदर जो है ना शर्ट्स और ट्राउजर्स और इस तरह की मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो गारमेंट्स बनाते हैं। और गारमेंट्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है? रॉ मटेरियल के तौर पर फैब्रिक चाहिए होता है। अब हमने फैब्रिक खरीद लिया, फैब्रिक खरीद के हमने जो है ना वो उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में डाल दिया। जब प्रोडक्शन प्रोसेस में डाल देंगे तो पहले स्टेप के ऊपर हम क्या प्रोसेस करेंगे या क्या काम करेंगे? आपको आइडिया होगा कि मैंने ये बताया हुआ है कि जब फैब्रिक खरीद लेते हैं तो उसके ऊपर पहला काम ये करते हैं कि उसके ऊपर कटिंग करते हैं। हम ट्राउजर काट रहे हैं या शर्ट का कपड़ा काट रहे हैं तो उसको उसके माप के मुताबिक काट लेंगे। तो सबसे पहला जो प्रोसेस किया है वो हमने कटिंग की है। और अगर मैं कहूँ आपको कि कटिंग डिपार्टमेंट के लिए एक अलग जगह है जहां पर सिर्फ कटिंग होती है, तो अगर मैं इसको ज्यादा मॉडर्न तरीके से बताना चाहूँ तो एक अलग कमरा है जहां पर सिर्फ कटिंग करने वाला खड़ा हुआ है। उसको फैक्ट्री जो है ना वो कपड़ा पहुंचा देती है। वो सारा दिन सिर्फ कटिंग करता रहता है, उसका काम सिर्फ कटिंग करना है, वो अपने काम में स्पेशलिस्ट है और उसका काम सिर्फ कटिंग है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि वो जगह जहां पर सिर्फ कटिंग हो रही है उसको मैं क्या कहूंगा? कटिंग डिपार्टमेंट कहूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फैक्ट्री के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स काम कर रहे होते हैं। तो जिस डिपार्टमेंट में कटिंग हो रही है उसको मैं कटिंग डिपार्टमेंट कहूंगा। कटिंग डिपार्टमेंट वाला अपना काम मुकम्मल कब करेगा? जिस वक्त वो पूरा शर्ट या पूरा ट्राउजर काट लेगा, उसके जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक काट लेगा, तो काट के वो मुकम्मल कर लेगा काम, तो उसका काम खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद अगले डिपार्टमेंट के पास वही कटा हुआ कपड़ा जाएगा और अगले डिपार्टमेंट ने उसको स्टिच करना होता है, उसको सीना होता है। तो इसका मतलब ये है कि जिस डिपार्टमेंट के अंदर, ये जिस कमरे के अंदर चीजें सिलाई हो रही हैं, शर्ट सिलाई हो रही है, ट्राउजर सिलाई हो रहा है, या जो भी चीजें काटी हैं वो सिलाई हो रही हैं, तो उस डिपार्टमेंट को हम क्या कहेंगे? स्टिचिंग डिपार्टमेंट कहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि चीजें जो हैं वो अपने स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल हो रही हैं। और अब जब सिल जाएगी तो फिर क्या होगा? अगले डिपार्टमेंट में उसको भेज देंगे, और उस अगले डिपार्टमेंट को हम कह सकते हैं फिनिश गुड स्टोर रूम। उसको क्या कह सकते हैं? फिनिश गुड स्टोर रूम एंड पैकिंग डिपार्टमेंट। वहां पर जो है ना वो चीजें मुकम्मल होकर भिजवा दी जाती हैं और वहां पर उसको पैक कर दिया जाता है। और पैक करने के बाद अगला स्टेप क्या होता है? उसको बेच दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो प्रोडक्शन है वो 3 डिपार्टमेंट से गुजर के मुकम्मल होती है। पहले डिपार्टमेंट में कटिंग होती है, दूसरे डिपार्टमेंट में स्टिचिंग होती है, और तीसरे डिपार्टमेंट में उसको पैक किया जाता है। और जब पैक कर देते हैं तो फिर उसको कस्टमर तक पहुंचा देते हैं और कस्टमर को हम बेच देते हैं। तो क्या ये मैं कह सकता हूं कि अब आपने एक छोटी सी चीज को अंडरस्टैंड करना है, जब हम प्रोसेस कॉस्टिंग कर रहे होते हैं तो हमने उसको किस तरह अंडरस्टैंड करना है कि जिस वक्त कपड़े का थान खरीद कर हमने कटिंग डिपार्टमेंट को दिया था, तो कटिंग डिपार्टमेंट ने उसको कपड़े को हासिल किया और उसके ऊपर कटिंग कर दी। कटिंग करके उसने अगले डिपार्टमेंट को भेज दिया। इसका मतलब ये है कि कटिंग डिपार्टमेंट के लिए कपड़ा क्या है? इनपुट। और कटिंग डिपार्टमेंट के लिए कटा हुआ कपड़ा क्या है? आउटपुट। अब आपने यहां पर रुक के मेरे साथ ये कॉन्सेप्ट को समझना है कि कटिंग डिपार्टमेंट के लिए इनपुट क्या है? कपड़ा, अनकट कपड़ा। और जब वो काट देगा तो उसी कटिंग डिपार्टमेंट के लिए आउटपुट क्या होगी? कटा हुआ कपड़ा। ठीक है, उसने जो काम करना था कर दिया। अब उसके लिए कोई और काम नहीं है, उसने काट दिया कपड़ा। अब आगे जाएगा, दूसरा डिपार्टमेंट है स्टिचिंग डिपार्टमेंट। स्टिचिंग डिपार्टमेंट के लिए
कटिंग डिपार्टमेंट का वसूल किया हुआ कटा कटा हुआ कपड़ा क्या कहलाएगा, इनपुट कहलाएगा। और वो उसको कटे हुए कपड़े को सी देगा, जब सी देगा, सिलाई कर देगा, तो उसका काम मुकम्मल हो जाएगा। जैसे ही उसका काम मुकम्मल हो जाएगा, तो वो जो सिला हुआ कपड़ा है उसके लिए क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। अब यही आउटपुट बना के वो फिर अगले डिपार्टमेंट को भेज देगा, और अगला डिपार्टमेंट इसको जो है वो पैक कर देगा। लेकिन पैकिंग से पहले, जब ये पैकिंग डिपार्टमेंट अपने पिछले डिपार्टमेंट से जो माल वसूल करेगा, उस माल को हम क्या कहेंगे, इनपुट कहेंगे। और जब वो उसको पैक कर देगा, शॉपिंग बैग में पैक कर देगा या कार्टून में पैक कर देगा, तो फिर अब उसके लिए आउटपुट क्या हो जाएगी, पैक्ड कपड़ा। जो उसने पैक कर दिया है, पैक किए हुए कपड़े को वो उसके लिए आउटपुट कहेगा। अब यहां पर मैंने आपको सिर्फ इतना समझाने की कोशिश की है कि एक डिपार्टमेंट के लिए कोई चीज इनपुट होती है, दूसरे डिपार्टमेंट के लिए जो है ना वो आउटपुट होती है। ठीक है, एक डिपार्टमेंट के लिए इनपुट होती है, दूसरे डिपार्टमेंट के लिए आउटपुट होती है। तो ये हमने सीक्वेंस जो है ना अपना याद रखना है। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे जैसे जो जो डिपार्टमेंट अपना काम मुकम्मल करता जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो जो डिपार्टमेंट अपना काम मुकम्मल करता जाएगा, उस डिपार्टमेंट ने अपने काम की वजह से कॉस्ट में इजाफा किया। उसने फैक्ट्री की कॉस्ट में इजाफा किया। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं दोबारा से ये स्टेप स्टार्ट करता हूं कि जब कपड़ा खरीदा गया था, तो कपड़े खरीदने की कॉस्ट को हम क्या कहते थे, जब हमने पिछले चैप्टर्स पढ़े हैं उसको मटेरियल कॉस्ट कहते थे। ठीक हो गया। मटेरियल खरीदा गया और कटिंग डिपार्टमेंट को प्रोवाइड कर दिया गया। अब कटिंग डिपार्टमेंट ने उस कपड़े को काटना है, और जब कपड़े को काटेगा तो वो लेबर परफॉर्म करेगा, वो मजदूरी करेगा। ऐसे समझ लें कि वो अपने हाथ से काम करेगा। जो हाथ से काम किया है वो क्या है, डायरेक्ट लेबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले मटेरियल के ऊपर पैसे खर्च किए थे फैक्ट्री ने, अब कटिंग के ऊपर भी पैसे खर्च कर दिए फैक्ट्री ने। तो अब कटिंग करने के ऊपर जो पैसे खर्च किए, ये भी फैक्ट्री की कॉस्ट में इजाफा हो गया, क्योंकि उसने मजदूर को वेजेस देनी है, जिसने कपड़ा काटा है वो उसको वेजेस दी जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मटेरियल के ऊपर भी पैसे खर्च हो गए, कटिंग के ऊपर भी पैसे खर्च हो गए। जो कटिंग के ऊपर पैसे खर्च हुए हैं उसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट लेबर। मजीद अगले डिपार्टमेंट जाएगा, वहां पे स्टिचिंग होगी, उसने भी लेबर परफॉर्म की। लेबर परफॉर्म की तो उसने उसके बदले में क्या लिया, वेजेस ली। तो फैक्ट्री के लिए उसकी वेजेस क्या हो जाएंगी, डायरेक्ट लेबर हो जाएगी। इसके बाद तीसरे डिपार्टमेंट में जाएगा, वहां पर इसको पैक किया जाएगा। पैकिंग करने वाला भी जो है ना मुफ्त काम नहीं करेगा, वो भी हमारे से वेजेस लेगा। तो उसको जो वेजेस अदा करेंगे वो भी कंपनी की या फैक्ट्री की कॉस्ट में इजाफा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर हर डिपार्टमेंट में जो जो काम किया जाएगा उसके बदले में जो पैसे खर्च किए जाएंगे उसको हम क्या कहेंगे कि कॉस्ट में इजाफा हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर डिपार्टमेंट जो है वो कॉस्ट इनकर कर रहा होता है। हमने क्या करना होता है, हमने हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट को अलग अलग कैलकुलेट करना होता है, और कैलकुलेट करने के बाद सारी कॉस्टों को टोटल कर देंगे। मसलन डिपार्टमेंट वन की कॉस्ट जितनी भी हुई है उसको हमने जो है ना वो टोटल कर लेना है। और जब टोटल कर लेंगे, और फिर उसके जरिए ये भी चेक करेंगे कि इसने डिपार्टमेंट ने, फॉर एग्जांपल मैं उसकी मिसाल देता हूँ कि एक डिपार्टमेंट, पहला डिपार्टमेंट है, उसने जो है ना वो 1,000 शर्ट्स का कपड़ा काटा है। तो ठीक है, कटिंग डिपार्टमेंट के लिए आउटपुट क्या हो जाएगी, 1,000 शर्ट्स। ठीक हो गया। अब कटिंग डिपार्टमेंट ने किस चीज को काटा, कपड़े को काटा। कपड़े के ऊपर कितने पैसे खर्च किए थे, जितने भी पैसे खर्च किए थे उसको टोटल कर लेंगे। और कटिंग डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर लेबर पैसे खर्च किए हैं तो वो भी उसको जमा कर लेंगे। जमा करने के बाद फिर क्या करेंगे, पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे कि हमारी एक शर्ट की कॉस्ट कितनी है या एक ट्राउजर की कॉस्ट कितनी है। और उसके लिए हमने बार बार ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि पर यूनिट कॉस्ट हम कैलकुलेट करने चाह रहे होते हैं या एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करने चाह रहे होते हैं, तो क्या करते हैं, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड आउटपुट। फार्मूला क्या होगा, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई एक्सपेक्टेड आउटपुट। यहां पर कुछ लफ्ज जो है वो उसने अपनी मर्जी के मुताबिक इसको यूज किया है, तो हम उसकी मर्जी के मुताबिक ही जो है ना वो यूज कर लेते हैं। बेसिकली लफ्ज क्या होता है, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्यों होता है कि जब कभी भी हम जो है ना वो बहुत सारे यूनिट्स की एक यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो उस का नाम क्या होता है, एवरेज कॉस्ट। और फार्मूला क्या होता है, नेट कॉस्ट ऑफ इनपुट। हम क्या करेंगे, नेट कॉस्ट ऑफ इनपुट, उस डिपार्टमेंट ने जितने पैसे खर्च किए हैं उसको नेट कॉस्ट कहते हैं। ये बात याद रख लें कि उस डिपार्टमेंट ने जितने पैसे खर्च किए हैं उसको हम नेट कॉस्ट कहेंगे, और डिवाइड करेंगे एक्सपेक्टेड आउटपुट के साथ। और एक्सपेक्टेड आउटपुट का मतलब क्या होता है कि उस डिपार्टमेंट ने कितने यूनिट्स
एज ए आउटपुट के तौर पर मुकम्मल किए। जिस तरह अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी कि 1,000 शर्ट्स जो है ना वो कटिंग डिपार्टमेंट ने जो है ना वो शर्ट्स काटी, तो उसकी आउटपुट क्या हो जाएगी 1,000 शर्ट्स, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या हो जाएगी 1,000। ठीक है, तो हमने जो है ना वो इस तरह इस फार्मूले को जो है ना वो सॉल्व करना है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको फिलहाल तो जो है ना फार्मूला बड़ा सिंपल सा लग रहा होगा, लेकिन मुझे इससे भी ज्यादा उम्मीद ये है कि जब हम क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो उससे भी ज्यादा आपको आसान लगेगा। तो ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है प्रोसेस कॉस्टिंग में। ज्यादा इतने बड़े बड़े फार्मूले नहीं है, फिलहाल आपने ये वाला फार्मूला याद रखना है। और हम एक सिंपल सा एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, देखें। ये डाटा है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 है। इसको हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि सवाल में क्या लिखा हुआ है और उसको किस तरह जो है वो हम सॉल्व करेंगे। वो कहता है कि जी इलस्ट्रेशन नंबर 3 है प्रोसेस अकाउंट। हमने प्रोसेस अकाउंट बनाना होगा। हमने प्रोसेस कॉस्टिंग के जरिए क्या बनाना होगा, प्रोसेस अकाउंट बनाना होगा। और अकाउंट किसका बनाना है, वो कहता है द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेट टू द प्रोसेस टू। डायरेक्टली उसने वो सवाल में प्रोसेस टू पे पहुंच गया। चले कोई बात नहीं, हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। प्रोसेस वन को किसी और वक्त सॉल्व कर लेंगे, जब प्रोसेस वन का डाटा आएगा तो प्रोसेस वन के डाटे को सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल वो प्रोसेस टू को जो है ना वो कह रहा है कि उसका डाटा आया हुआ है, उसको सॉल्व करके दिखाएं, तो हम प्रोसेस टू को ही सॉल्व कराएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे तो वो कौन सा प्रोसेस अकाउंट होगा, प्रोसेस अकाउंट टू होगा। टू मीन्स दूसरा डिपार्टमेंट, टू मीन्स दूसरे डिपार्टमेंट में जब जो है ना वो कॉस्टिंग कैलकुलेट कर रहे होंगे तो वो प्रोसेस टू कहलाएगा। चलें, ये डिस्कशन तो जो है ना वो इसको समअप करते हैं, आगे चलते हैं। वो कहता है कि मटेरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस वन। अब जरा गौर से सुनना है आपने। जब प्रोसेस टू कोई काम करेगा, प्रोसेस टू जब कोई काम करेगा तो वो इनपुट कहां से लेगा, अपने पिछले डिपार्टमेंट से इनपुट लेगा। और पिछले डिपार्टमेंट का नाम क्या है, प्रोसेस वन। उसको प्रोसेस वन कह लें या उसको हम डिपार्टमेंट वन कह लें, एक ही बात है। तो ये बात याद रख लें कि जब प्रोसेस टू कोई भी काम परफॉर्म करेगा तो वो किस इनपुट के ऊपर काम करेगा, जो प्रोसेस वन ने उसको भिजवाया है उसी के ऊपर काम करेगा ना। अब ये बात याद रख लें कि प्रोसेस टू के लिए उसका भिजवाया हुआ सामान इनपुट है, लेकिन प्रोसेस वन के लिए अपना भिजवाया हुआ, अगले डिपार्टमेंट को भिजवाया हुआ क्या कहलाएगा, आउटपुट कहलाएगा। ये बात याद रख लें। हर पिछले डिपार्टमेंट के लिए वो चीज आउटपुट कहलाती है, हर अगले डिपार्टमेंट के लिए वो चीज क्या कहलाती है, इनपुट कहलाती है। ठीक हो गया। अब जरा देखें, प्रोसेस टू ने प्रोसेस वन से 1,000 यूनिट्स जो है ना वो वसूल किए। ठीक हो गया। और उसके ऊपर कितने पैसे जो है ना वो खर्च कर दिए थे, किसने, प्रोसेस वन ने कितने पैसे खर्च कर दिए थे, $24 पर यूनिट खर्च कर दिए थे। एक यूनिट के ऊपर अगर $24 खर्च किए हैं तो 1,000 मल्टीप्लाई बाई 24। ये गौर से सुनना है आपने। प्रोसेस वन ने कितने पैसे खर्च करके भेजे हैं, 24,000 पे खर्च करके भेजे हैं। ये जरा थोड़ी देर के लिए आप इसको हजम करने की कोशिश करें, इसको एब्जॉर्व करने की कोशिश करें कि जब प्रोसेस टू ने काम स्टार्ट किया तो प्रोसेस टू के लिए इनपुट कहां से आएगा, प्रोसेस वन से आएगा। और प्रोसेस वन कहता है कि मैंने 1,000 यूनिट्स के ऊपर ₹24 पर यूनिट के लिहाज से पैसे खर्च किए हैं, 24,000 पे। ठीक है, ये मैंने पैसे खर्च करके आपको भेज दिए हैं। ठीक है, तो जब उसने पैसे खर्च करके भेजे होंगे तो फिर प्रोसेस टू ने ये वसूल कर लिए होंगे। जब ये वसूल कर लिए होंगे तो उसको प्रोसेस टू में कैसे लिखेंगे ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप ये बात याद रखें कि प्रोसेस वन से कॉस्ट लग के कितनी आई है, 24,000 पे। आगे चलते हैं। प्रोसेस टू ने कितने पैसे खर्च किए हैं, 9,000 पे खर्च किए हैं लेबर के ऊपर। प्रोसेस टू ने ओवरहेड के ऊपर कितने पैसे खर्च किए हैं, 3,000 पे खर्च किए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोसेस टू ने पिछले डिपार्टमेंट से कितनी कॉस्ट वसूल की, 24,000 पे की। खुद कितने पैसे खर्च किए, 9,000 एक खर्च किए और 3,000 एक खर्च किए। ठीक है, तो ये बात आप समझते जा रहे हैं ना। और आखिर में क्या हुआ, मटीरियल ट्रांसफर टू द प्रोसेस थ्री। वो कहता है कि जब प्रोसेस टू ने अपना काम मुकम्मल कर लिया ना तो कितने यूनिट मुकम्मल किए हैं, वो कहता है 1,000 यूनिट मुकम्मल कर लिए हैं। इसका मतलब एक और भी है
कि प्रोसेस टू ने प्रोसेस वन से कितने यूनिट वसूल किए, 1000। उसके ऊपर फिर फर्दर काम किया, और फर्दर काम करने के बाद खुद भी अगले तीसरे डिपार्टमेंट को उसने भी कितने यूनिट ट्रांसफर किए, 1000 यूनिट ट्रांसफर किए। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहीं पर भी थोड़ी देर के लिए रुककर मुझे बताएं कि ये जो 1000 यूनिट प्रोसेस टू ने मुकम्मल किए हैं, प्रोसेस टू के लिए ये 1000 क्या यूनिट है, आउटपुट है। और यही ट्रांसफर होके किसको चले गए हैं, प्रोसेस थ्री को चले गए हैं। तो प्रोसेस थ्री के लिए प्रोसेस टू के भेजे हुए यूनिट्स क्या कहलाएंगे, इनपुट कहलाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक डिपार्टमेंट के लिए जो चीज आउटपुट कहलाती है, वही चीज दूसरे डिपार्टमेंट के लिए इनपुट बन जाती है। तो ये था थोड़ा सा डाटा। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और वो खुद भी कह रहा है, ये इसकी रिक्वायरमेंट है, ये जरा पढ़ के देखें। वो कहता है कैलकुलेट द एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। पहला काम आप ये करें कि एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करें। दूसरा काम क्या करना है आपने, प्रोसेस टू अकाउंट बनाना है। ठीक है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो मैं यहीं पर ही आपको सॉल्व कर देता हूं, एवरेज कॉस्ट यहीं पे कैलकुलेट कर देता हूं। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू नेट कॉस्ट, नेट कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट, एक्सपेक्टेड आउटपुट। आउटपुट, ये मैं फार्मूला आपके लिए लिख रहा हूं, मुझे तो ये फार्मूला याद है, आपके लिए लिख रहा हूं ताकि आपको भी मेरे लिखने से और आपके अपने पढ़ने से ये याद हो जाए। ठीक है। तो नेट कॉस्ट कितनी है, जरा टोटल करें। 24,000 एक खर्च किए हैं, 9,000 एक खर्च किए हैं, 3,000 एक खर्च किए हैं, टोटल कितने हो गए, ये हो गए 12, और ये 36,000 टोटल खर्च हो गए हैं। तो नेट कॉस्ट का मतलब क्या है कि अब तक कितने पैसे खर्च हो गए हैं, तो ये लें 36,000 रुपये खर्च हो गए हैं अब तक। और कितनी आउटपुट दी है, 1,000 यूनिट जो है ना वो प्रोड्यूस करके आगे भेज दी हैं। तो इसको डिवाइड करें तो $36 पर यूनिट कॉस्ट है, पर यूनिट कॉस्ट, एक यूनिट की कॉस्ट 36 रुपये है। अब आप सिर्फ इतना सा समझ लें, गौर से सुने, कि डिपार्टमेंट टू ने या प्रोसेस टू ने अब तक कितने पैसे आगे भिजवा दिए हैं। अगर मैं कहूं टोटल कितने भिजवाए तो आप कहेंगे $36,000। और अगर मैं कहूं कि एक यूनिट के कितने भिजवाए हैं तो आप कहेंगे $36 पर यूनिट। ठीक हो गया। हमने सवाल की पहली रिक्वायरमेंट जो है वो यहां तक रिक्वायरमेंट, ये यहां तक, ये रिक्वायरमेंट हमने पूरी कर दी है। वो कहता है कि वो मुझे पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करके बताएं, तो देखिए मैंने कैलकुलेट करके दे दी है। फिर वो क्या कहता है, वो कहता है और प्रोसेस टू अकाउंट मुकम्मल करें। प्रोसेस टू अकाउंट मुकम्मल कर लेते हैं, अगले पेज पे प्रोसेस टू अकाउंट एमपीटी बनाया हुआ है, हम उसको जो है ना वो मुकम्मल कर लेते हैं। देखिए किस तरह करेंगे, ये देखिए ये लिखा हुआ है। मैं पहले वाली जो है ना इरेज कर देता हूँ ताकि आपको चीजें वेग ना लगे, आपको सब कुछ जो है ना वो आसानी से नजर आ जाए। सबसे पहले तो देखें, वो कहता है इनपुट ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस वन, प्रोसेस वन से कितने यूनिट मिले, यहां पर यूनिट मेंशन करें, 1,000 यूनिट मिले। जी, यहां तक समझ आ गई, 1,000 यूनिट। और कितने पैसे, टोटल कितने पैसे हैं, 24,000। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि ये 24,000 कहां से आया, तो ये 24,000 की वर्किंग में आपको सिखा देता हूं। 1,000 यूनिट पिछले डिपार्टमेंट से मींस प्रोसेस वन से वसूल किए हैं, और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी वसूल की है, 24 रुपये, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 24,000 बन जाएगा। और यही 24,000 उठा के हमने क्या करना है, इनपुट ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस वन लिखेंगे और यहां पर लिख देंगे। जी अब बताएं, यहां तक समझ आ गई। फिर हमने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी खर्च की है, यहां पर लिख देते हैं, 9,000 रुपये खर्च किए हैं। आप क्वेश्चन को जरा देखें। और फिर ओवरहेड कितने खर्च किए हैं, $3,000 खर्च किए हैं, ये भी हमने लिख दिए। ठीक हो। और इन सारों को जमा करें तो कितने बनते हैं, 36,000 बनते हैं। और यूनिट्स कितने हैं, 1,000 यूनिट्स हैं, ये हम टोटल कर देते हैं इसको।
ठीक हो गया। अब देखें जरा, बहुत गौर से देखना है आपने। वो लिखा हुआ है आउटपुट ट्रांसफर टू द प्रोसेस थ्री। हमने प्रोसेस थ्री को कितने यूनिट भिजवाए हैं? ऊपर जरा क्वेश्चन में पढ़ के देखें। 1000 यूनिट भिजवाए हैं हमने, 1000 यूनिट पे काम मुकम्मल करके भिजवा दिया है। और यहां पर देखें अमाउंट कैसे लिखेंगे यहाँ पे, ये बात याद रख लें। अमाउंट लिखने का तरीकेकार ये होता है कि आपने कितने यूनिट भिजवाए हैं, 1000 यूनिट भिजवाए हैं। ठीक है। एक यूनिट की कॉस्ट कितनी कैलकुलेट की थी? ये 36 रुपए कैलकुलेट की है आपने। 1000 ज़रब 36 करना है। 1000 ज़रब 36 करने के तो टोटल कितना आ जाएगा? 36,000 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि, गौर से सुनना है, आउटपुट जब प्रोसेस टू ने प्रोसेस थ्री को माल मुकम्मल करके अपने तई जो उसको काम असाइन किया गया था, वो काम मुकम्मल करके जो आगे भिजवाया है, उसकी टोटल वैल्यू कितनी है? 36,000। और ये 36,000 कैसे कैलकुलेट करनी है? पहले पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना है जितने यूनिट आगे भिजवाए हैं। ये सवाल में लिखा होगा कि जितने यूनिट भिजवाए हैं उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा 36,000 आ जाएगा। अब हम इसको टोटल भी कर लेते हैं। ये 1,000 आ जाएगा और ये भी 36,000 आ जाएगा। अब देखें, अगर आपके प्रोसेस अकाउंट की दोनों साइडें बराबर हैं तो आपका सवाल सही है। देखें जरा, चेक कर लें। ये भी 36,000 है, ये भी 36,000 है, ये भी 1,000 यूनिट है, ये भी 1,000 यूनिट है, आपकी दोनों साइडें बराबर हैं, तो आपका सवाल सही है। यहां तक आप देखें, इसमें अगर कोई आपको इशू है तो मुझसे डिस्कस करें। और अगर क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिहाज से कोई प्रोसीजरल, अगर आपको कोई चीज पूछनी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखें, सबसे पहले आपने क्या काम करना है? सबसे पहले आपने एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। और एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है? वो लिखा हुआ है, नेट कॉस्ट, नेट कॉस्ट डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड आउटपुट। अच्छा, ये बात याद रख लें, एक्सपेक्टेड आउटपुट से क्या मुराद है? एक्सपेक्टेड आउटपुट से मुराद ये है कि जिस डिपार्टमेंट में बैठ के काम कर रहे हैं ना, उस डिपार्टमेंट ने अपने अगले डिपार्टमेंट को कितने यूनिट भिजवाए हैं। टू ने थ्री को कितने यूनिट भिजवाए हैं, उसको कहते हैं एक्सपेक्टेड आउटपुट। ठीक हो गया। अच्छा, तो सॉरी, हमने इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, एक यूनिट की कॉस्ट 36। ये तो क्लियर है आपको। अब आगे चलते हैं। प्रोसेस टू अकाउंट बनाएंगे, टी शेप बनाएंगे। तो टी शेप की एक साइड क्या कहलाएगी? आपकी डेबिट साइड कहलाएगी। ठीक है। और दूसरी साइड क्या कहलाएगी? आपकी क्रेडिट साइड कहलाएगी। डेबिट साइड पे आपने क्या करना है? डेबिट साइड पे वो चीजें लिखनी है जो पैसे आपने डिपार्टमेंट टू में बैठ के खर्च किए हैं। और खर्च भी कैसे किए हैं? कुछ पैसे वसूल किए हैं पिछले डिपार्टमेंट से और कुछ पैसे खुद खर्च किए हैं। दोनों को मिला के कितने खर्च किए हैं? 24,000 रुपये पिछले डिपार्टमेंट से लिए, 9,000 रुपये लेबर पे खर्च किए खुद, और 3,000 रुपये FOH जो है ना वो खुद खर्च किए। टोटल कितने पैसे खर्च कर दिए? 36,000 रुपये। ठीक है। कितने यूनिट्स पे खर्च किए हैं उसको भी टोटल कर देंगे, वो 1,000 यूनिट्स आ जाएंगे। अब वो लिख रहा है आउटपुट ट्रांसफर टू द प्रोसेस थ्री। डिपार्टमेंट टू ने या प्रोसेस टू ने जब अपना काम मुकम्मल कर लिया तो उसने किसको भेजा होगा? उसने थ्री को भेजा होगा। तो यहां पर लिखेंगे, मेंशन करेंगे कि आगे किसको भेजा जा रहा है, तो वो हमने प्रोसेस थ्रू थ्री को ही भेजने हैं। और कितने यूनिट भेज रहे हैं? 1,000। और ये अमाउंट कैसे लिखनी है? जो हमने पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट की थी उसको मल्टीप्लाई करना है 1,000 यूनिट्स के साथ। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा 36,000, वो यहाँ पे लिख देंगे। अब इनको टोटल करेंगे तो 1,000 का टोटल 1,000 हो गया, 36,000 का टोटल 36,000 हो गया। दोनों साइडों को देखेंगे, अगर दोनों साइडें बराबर हैं तो आपका क्वेश्चन सही है, और अगर बराबर नहीं है तो आपने कहीं ना कहीं पे गलती की है। चलिए जी, आगे चलते हैं। मैं इसको रेज कर रहा हूँ। ये इसका सॉल्यूशन है, आप खुद भी इसको व्यू कर लें। ठीक है। जो भी कुछ जो है ना वो आपको समझ नहीं आ रही, आप इसको व्यू कर लें। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि हमें प्रोसेस कॉस्टिंग करते हुए, अगर हमने जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन कर रहे हैं और मुसलसल प्रोडक्शन कर रहे हैं, मुसलसल प्रोडक्शन करने की वजह से हमारे साथ एक मिसहैप भी हो सकता है। और वो मिसहैप क्या है? कि यूनिट्स जो हैं वो प्रोडक्शन के दौरान
खराब भी हो सकते हैं, प्रोडक्शन के दौरान जल भी सकते हैं, या प्रोडक्शन के दौरान उनको हम जब हम आउटपुट लेने जाएंगे तो वो कुछ यूनिट्स कम भी हो सकते हैं। ठीक है, जिस तरह हम कह सकते हैं ना कि यहाँ पर एक लफ्ज यूज किया हुआ, मैं आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ कि लॉसेस में sometimes to be sold and generate revenue which is generally referred to as scrap value। बल्कि नहीं, यहाँ पर ये नहीं बताना आपको फिलहाल। हाँ, ये बता देता हूँ आपको, नॉर्मल लॉस के बारे में। Normal loss is the loss that is expected in a process and is often expressed as a percentage of material input to the process। वो कहता है कि प्रोडक्शन के दौरान कभी भी ऐसे हो सकता है कि आपको आपके यूनिट लॉस्ट हो जाए। जब कभी भी नॉर्मल रूटीन के अंदर जो नुकसान होता है उसको हम नॉर्मल लॉस कहते हैं, और नॉर्मल रूटीन में कोई अगर नुकसान नहीं होता लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूटीन्स के लिहाज से नुकसान हो जाता है तो उसको हम एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। अभी फिलहाल हम नॉर्मल लॉस को डिस्कस करेंगे और हम ये देखेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉसेस, वन इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस एंड अदर इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस की डेफिनेशन ये है कि नॉर्मल रूटीन के अंदर जो आपको नुकसान हो जाता है, उस नॉर्मल रूटीन के अंदर नुकसान को हम नॉर्मल लॉस कहते हैं। और नॉर्मल लॉस का दूसरा नाम क्या होता है? एक्सपेक्टेड लॉस। ऐसा नुकसान जो होना ही होना है। मसलन मैं उसकी एग्जांपल देता हूं। आपने कभी देखा होगा कि जब हम पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा रहे होते हैं तो कभी कभी ऐसे होता है कि पेट्रोल जो है, पेट्रोल डालने वाला या पेट्रोल जिसको हम बेच रहे होते हैं, फैक्ट्री वाले या पेट्रोल पंप वाले जो पेट्रोल बेच रहे होते हैं, अक्सर पेट्रोल जो है ना वो बाहर गिर जाता है। ठीक है, तो बाहर गिर गया है या वो एवापोर्ट हो गया है या उड़ गया है, या वो ऐसे समझ लें कि उसने जो है वो अपनी शक्ल जो है ना वो कन्वर्ट कर ली है और वो बिल्कुल जो है ना वो उड़ गया है, तो ऐसे नुकसान को हम क्या कहेंगे? नॉर्मल लॉस कहेंगे। ठीक है, तो ऐसा लॉस जो कि एक्सपेक्टेड होता है, ऐसा लॉस जो कि आम रूटीन में हो जाता है, उसको हम नॉर्मल लॉस कहते हैं। उस नॉर्मल लॉस को की जब अकाउंटिंग करते हैं तो उसकी दो जो है वो एक्सपेक्टेड सिचुएशंस हो सकते हैं। देयर आर टू सिचुएशंस वाइल कैलकुलेटिंग द नॉर्मल लॉस। कभी कभी ऐसे होता है, सिचुएशन नंबर वन, कभी कभी ऐसे होता है कि जो नॉर्मल लॉस हो गया है, अब वो उसको हम बेच नहीं सकते, क्योंकि जिस वक्त चीज खराब हो जाती है या नुकसान हो जाता है तो हम उसको बेच भी देते हैं। आम रूटीन में जरा देखें तो कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई चीज हम बना रहे थे, मसलन हम शर्ट बनाते हैं, शर्ट बना रहे हैं ना, तो कटिंग डिपार्टमेंट ने कटिंग करते 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 जो है ना थोड़ी सी गलत कटिंग कर दी। जब गलत गलत कटिंग कर दी तो इसको हम क्या कहेंगे? नॉर्मल लॉस। ठीक है। अच्छा, सिलाई करने वाले ने सिलाई करते करते थोड़ी सी सिलाई गलत कर दी। अब जब गलत कर दी तो वो उसको जो है ना वो अनटाई करेगा, उसको खोल देगा। खोलने के बाद दोबारा सिलाई करेगा, तो दोबारा सिलाई करेगा तो फिर क्या होगा? धागा भी दोबारा खर्च होगा, टाइम भी दोबारा खर्च होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये नॉर्मल लॉस है। जब ये नॉर्मल लॉस हो जाएगा तो ये नुकसान ज्यादा चीजें दुकानदार तो नहीं खरीदेगा या कस्टमर तो नहीं खरीदेगा, तो हम उसको क्या करते हैं? उसको बी ग्रेड माल करके बेच देते हैं। ठीक है, उसको जो है वो सस्ते दामों पे बेच देते हैं। तो जब कभी भी कोई ऐसा नुकसान, नॉर्मल रूटीन का नुकसान अगर बिक जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? उसके बिकने से जो पैसे मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सैल्विज वैल्यू। उसको हम क्या कहते हैं? सैल्विज वैल्यू। और ये मैंने जो हाईलाइट किया हुआ था वो यही लिखा हुआ था। जरा दोबारा पढ़ के देखिए। वो कहता है लॉसेस may sometimes be sold to generate the revenue which is generally referred to as scrap value। ठीक है, स्क्रैप प्रोसीड्स के, जब नॉर्मल लॉस की चीजों को जब हम बी ग्रेड माल करके बेच देते हैं या बी कैटेगरी माल करके बेच देते हैं तो उसके जरिए जो पैसे मिलते हैं उसको हम स्क्रैप प्रोसीड्स कहते हैं या स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। ठीक है, चलिए ये तो थी थोड़ी सी जो है ना वो थ्योरेटिकल नॉलेज। अब इसको हम थोड़ा सा जो है ना वो न्यूमेरिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं इस सवाल को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा न्यूमेरिकली मैं आपको गाइड कर देता हूँ, फिर सवाल को हल करने के लिहाज से आपको आसानी होगी।
देखें, सिचुएशन, दो सिचुएशन मैंने बताई थी आपको। नॉर्मल लॉस की दो सिचुएशन हो सकती हैं। अगर नॉर्मल लॉस हो गया है और लॉस के बदले में हमें बेचने से कोई पैसे नहीं मिले, तो ये एक सिचुएशन हो जाएगी। और अगर उसको बेचने से पैसे मिल गए हैं तो ये दूसरी सिचुएशन हो जाएगी। दोनों सिचुएशंस के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का डिफरेंट तरीका है। जब पैसे मिलेंगे तो कैसे हल करेंगे, जैसे जब पैसे नहीं मिलेंगे, नॉर्मल लॉस को बेचने के बाद पैसे नहीं मिलेंगे, तो उसको न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। ये दो अलग अलग सिचुएशंस हैं, मैं दो अलग अलग सिचुएशन के जरिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और मैं आपके साथ इसको शेयर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर, इलिस्ट्रेशन नंबर 4 लिखा हुआ है। और इलिस्ट्रेशन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू प्रोसेस 1। पहले ही डिपार्टमेंट का ये डाटा है, पहले डिपार्टमेंट में ही बैठकर काम कर रहे हैं। तो पहले डिपार्टमेंट ने जब बैठकर काम किया, तो मटेरियल, उस मटेरियल के ऊपर कितना खर्चा आया? $10,000 का खर्चा आया। और अगेन कितने यूनिट से काम स्टार्ट कर रहे हैं? 1,000 यूनिट से काम स्टार्ट कर रहे हैं। और 1,000 यूनिट्स के ऊपर कितने पैसे खर्च हुए हैं? 10,000। तो अब हम क्या क्या कह सकते हैं कि ये जो 10,000 रुपये मटेरियल के ऊपर खर्च हुए हैं, ये हम प्रोसेस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे। जितने भी पैसे खर्च होंगे ना, सारे डेबिट साइड पे लिखा करेंगे। ये बात क्लियर कर लें अपने माइंड में। मटेरियल के कितने पैसे खर्च हुए हैं? 10,000। लेबर के कितने खर्च हुए हैं? 8,000। ओवरहेड्स के कितने खर्च हुए हैं? 6,000। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। वो कहता है कि कैलकुलेट द एवरेज कॉस्ट और प्रोसेस 1 कंप्लीट करें। चलें, मैं यहाँ पर आपके साथ पहले एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। एवरेज कॉस्ट, फार्मूला क्या होगा? नेट कॉस्ट। मैं अगेन लिख रहा हूँ फार्मूला, ये आपको ही याद हो जाएगा मेरे लिखते लिखते। नेट कॉस्ट डिवाइड बाई एक्सपेक्टेड आउटपुट। एक्सपेक्टेड आउटपुट। अच्छा, एक्सपेक्टेड आउटपुट कितनी है जरा टोटल कर लें। 10,000 मटेरियल का खर्चा, 8,000 लेबर का खर्चा, 6,000 एफओ का खर्चा, टोटल खर्चा हो गया 24,000 रुपये। ये है 24,000 रुपये नेट कॉस्ट। ठीक है। और डिवाइड करेंगे एक्सपेक्टेड आउटपुट कितनी है, यहां पर लिखा हुआ है, ये देखिए। एक्सपेक्टेड आउटपुट कितनी है? 960। अब यहां पर ये आपको मैंने बात समझानी है कि जब कभी भी नुकसान होगा, तो वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि इतना नुकसान हो गया है। और वो नुकसान भी कैसे लिखेगा? नॉर्मल लॉस इज 4% ऑफ इनपुट। इनपुट का 4%, और इनपुट क्या है? ये 1,000 यूनिट्स है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है। इनपुट क्या है? 1,000 यूनिट से काम स्टार्ट किया था। अब हम अगर क्या करें, नॉर्मल लॉस, मैं NL लिख रहा हूं इसको। ठीक है, नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन कर रहा हूं आपके सामने। कितना कितना इनपुट है? 1,000। 1,000 यूनिट्स है ना। 1,000 यूनिट्स में से कितना नुकसान हो गया है? 4% नुकसान हो गया। तो 1,000 का 4% कितना हो जाएगा? 40 यूनिट जो है वो नुकसान हो गया है। 40 यूनिट नुकसान हो गया है। ठीक है, 1,000 से काम स्टार्ट किया, 40 यूनिट नुकसान कर दी, बाकी एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हुई? 960 यूनिट हुई। तो हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन कह लें या एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन कह लें, वो कितनी है? 960 यूनिट है। ठीक हो गया। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको इसकी छोटी सी वर्किंग में मजीद सिखाना चाह रहा हूं आपको कि ये जो 960 है, इसको भी आपने सवाल के अंदर मेंशन करना हो तो कर दें। कैसे, जरा यहां पर देखें जरा। मैं इसको दोबारा करता हूँ। देखें, हमने एक्सपेक्टेड आउटपुट के लिहाज से क्या लिखना है? 1,000 यूनिट से काम स्टार्ट किया और नॉर्मल लॉस कितना हुआ? 40 यूनिट। तो भी देखें जरा, ये 1,000 माइनस 40 करेंगे तो 960 ही बचेगा। अगर आपने इस तरह करके दिखाना है तो इस तरह करके दिखा दें। 24,000 डिवाइडेड बाई 1,000 माइनस 40, तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड करते हैं, 24,000 तकसीम 960, ये आंसर हो जाएगा 25। एक यूनिट की कॉस्ट कितनी कैलकुलेट हुई है? $25। ये है आपकी एवरेज कॉस्ट। ये बात याद रखें कि डिपार्टमेंट 1 के अंदर बैठ के हमने एक यूनिट के ऊपर कितना खर्चा किया है? $25 खर्चा किया है। अब हम इसको मुकम्मल करते हैं। कितने यूनिट से काम स्टार्ट किया? 1,000 यूनिट से। ठीक है, कितने पैसे खर्च किए? 10,000। अब आप मुझे बताएं कि 10,000 के मैंने कहाँ से लिया है? ये मटेरियल के पैसे हैं।
ये लेबर के पैसे हैं, 8,000 लेबर के पैसे हैं। और 6,000 रुपये किसके हैं? एफओएच के पैसे हैं। इन सारों को जमा करें तो कितना बनता है? 24,000 रुपये बनता है। ठीक है। और यूनिट्स को टोटल करें तो कितना बनता है? वो 1,000 बनता है। नॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स हैं? 40 यूनिट्स हैं। उसके बदले में कोई पैसे मिले हैं? कोई पैसे नहीं मिले, तो यहां पे क्या लिख देंगे? डैश लगा देंगे या जीरो लिख देंगे। ठीक हो गया। 40 यूनिट के ऊपर हमें कितने पैसे मिले हैं? कोई पैसे नहीं मिले। ये वाला जो लॉस हुआ है इसके बदले में कोई पैसे नहीं मिले। ये ये बिका ही नहीं है, कोई कोई खरीद ही नहीं रहा, हमने उसको ऐसे ही फेंक दिया या हमने उसको ऐसे डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो अगर इन 40 यूनिट के कोई बेचने के बाद पैसे मिल जाते तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते। अभी हमें कोई पैसे नहीं मिले तो हम इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे? जीरो लिखेंगे या डैश लगा देंगे। अब जरा मुझे बताएं कि प्रोसेस वन ने प्रोसेस टू को कितने यूनिट ट्रांसफर किए हैं? 960 यूनिट ट्रांसफर किए हैं। 1,000 मिले थे, 40 नुकसान हो गए, तो एक्चुअली तौर पर कितनी आउटपुट हुई? 960। ठीक है, ये आपने इस तरीके से लिखना है। और 960 की कॉस्ट कैसे लिखनी है? उसकी कॉस्ट लिखने के लिए मैं आपको यहां पर वर्किंग करके दिखा देता हूँ कि उसकी कॉस्ट क्या होगी। 960 ज़रब 25। अब आप पूछें कि 25 कहाँ से आया? तो 25 हमारी क्या है? एवरेज कॉस्ट है। हमेशा जितने यूनिट अगले डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर रहे होते हैं उसको मल्टीप्लाई किसे करते हैं? एवरेज कॉस्ट से करते हैं। तो एवरेज कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर कितना आ गया? 24,000। ये 24,000। ठीक है। तो टोटल करेंगे तो वो भी 24,000 बन जाएगा। इसको टोटल करेंगे तो वो 1,000 बन जाएगा। अब जरा चेक करें दोनों साइडें बराबर है। अगर दोनों साइडें बराबर है तो आपका सवाल सही है। ठीक है, ये देखिए। चलिए जी। इस क्वेश्चन में हमने ये लर्न करने की कोशिश की है कि प्रोसेस अकाउंटिंग कर रही हैं और नॉर्मल लॉस इनकर हो चुका है। आम रूटीन में नुकसान हो चुका है। वो नुकसान जो हुआ है उसको बेचने से कोई पैसे नहीं मिले, तो फिर कैसे सवाल हल करेंगे? तो वो इस तरह सवाल हल करेंगे। डेबिट साइड पे सारी जो है ना वो पैसे, जो पैसे खर्च किए हैं वो डेबिट साइड पे लिख देंगे। और डेबिट साइड पे वो यूनिट्स भी लिख देंगे जितने यूनिट से काम स्टार्ट किया था। ठीक है। और उसका टोटल कर देंगे और उसको यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। और फिर उसके बाद मेंशन करेंगे कितना नुकसान हुआ। 40 का 40 कहाँ से पता चला? 4% ऑफ इनपुट। 4% ऑफ इनपुट। इनपुट का मतलब क्या है? कितने यूनिट्स हैं? 1,000 यूनिट इनपुट है। उसको कितने यूनिट काम करने के लिए दिए गए उसको इनपुट कहते हैं। तो 1,000 का 4% कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। कोई पैसे नहीं मिले, डैश लगा देंगे। अच्छा, जब प्रोसेस वन ने काम मुकम्मल किया तो कितने यूनिट पे एक्चुअली तौर पर काम मुकम्मल किया? 1,000 में से 40 तो नुकसान हो गए, बाकी कितने मुकम्मल हो गए? 960। वो 960 मुकम्मल करके अगले डिपार्टमेंट को भेज दिए, तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसफर टू द प्रोसेस टू। प्रोसेस टू को ट्रांसफर कर दिए। अब ये वाली अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है? हमेशा जितने यूनिट मुकम्मल कर लेते हैं उसको एवरेज कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है उसको यहाँ पर मेंशन कर देते हैं और इस तरह सवाल मुकम्मल हो जाता है। चलें जी। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं और उसमें हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल लॉस का टॉपिक आ जाए और नॉर्मल लॉस को बेचने से पैसे भी वसूल हो रहे हैं, तो वो पैसों को हमने किस तरह जो है वो अपने सवाल के अंदर मेंशन करना है और किस तरह उसको अकाउंट फार करना है और किस तरह प्रोसेस वन या टू अकाउंट बना के उसको टैली करना है। तो देखिए जरा। ये देखें, ये मैंने जो है ना वो क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन है। इसमें देख लें, अगर कोई इशू हो तो फिर बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखें, फार्मूला भी देखें जरा। जब कभी भी आपके सवाल के अंदर नॉर्मल लॉस इनकर भी हो जाए और नॉर्मल लॉस को बेचने से पैसे भी मिल रहे हों, देखिए ना, थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं, वो जो थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं उसको क्या कहते हैं? स्क्रैप वैल्यू, या उसको क्या कहते हैं? सैल्विज वैल्यू। ठीक है। या उसको एक और नाम भी देते हैं, सैल्विज प्रोसीड्स या स्क्रैप प्रोसीड्स। ठीक है। और फार्मूला अगेन वही होगा, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट नेट कॉस्ट ऑफ इनपुट डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड आउटपुट। ये वाला फार्मूला तो वही रहेगा, लेकिन
जब कभी भी ये बात याद रख लें कि नॉर्मल लॉस को बेचने से पैसे मिल जाएंगे, तो अब उसका फार्मूला कुछ इस तरह बन जाएगा। देखें, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट लिखेंगे। नेट कॉस्ट का मतलब क्या है, सुन लें। नेट कॉस्ट का मतलब ये कि टोटल कॉस्ट, जितने पैसे खर्च किए हैं उसमें से माइनस कर देंगे स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। क्या लिखा हुआ है, माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। और यहां पे क्या लिखा हुआ है, इनपुट यूनिट्स। और यहां पे क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल लॉस। ये फार्मूला इस तरह उसने जो है ना वो एक्सप्लेन किया है। अभी हम इसको सवाल को जब कर रहे होंगे तो यही फार्मूला यूज करते हुए हमने मजीद सवाल हल करने हैं। तो देखिए जरा, ये है डाटा हमारे पास, इसको रीड करें जरा। तो कहता है इलस्ट्रेशन नंबर 5, नॉर्मल लॉस एंड स्क्रैप वैल्यू। ये देखिए जरा कि अगर नुकसान हो गया है तो वो बिक भी सकता है, और बिक के जितने पैसे मिलेंगे उसको हमने अकाउंट फॉर करना है। देखिए कैसे करेंगे। वो कहता है कि जी ये प्रोसेस वन का ही सवाल है, या यहाँ पे लिखा होता है कि ये कौन से प्रोसेस का सवाल है, मींस कौन से डिपार्टमेंट का सवाल है। तो डिपार्टमेंट वन का सवाल है ये। डिपार्टमेंट वन ने इनपुट के तौर पर कितने यूनिट से काम स्टार्ट किया, 1,000 यूनिट से स्टार्ट किया। और मटेरियल का कितने पैसे खर्च किए हैं, 10,000 रुपये खर्च किए हैं। लेबर के 8,000 रुपये खर्च किए हैं। एफओएच के 6,000 खर्च किए हैं। साथ ही वो कह रहा है कि नॉर्मल लॉस कितना है, 4% ऑफ इनपुट। इनपुट कितना है, 1,000। 1,000 का 4% कितना हो जाएगा, 40 यूनिट। 40 यूनिट, 4%, ये 40 यूनिट। ऐसे समझ लें 1,000 में से 40 यूनिट तो नुकसान हो गए हैं। अब आप बता सकते हैं कि यहीं यहीं पर बता सकते हैं कि एक्सपेक्टेड आउटपुट कितनी है, 1,000 - 40, 960 यूनिट। अब आपकी एक्सपेक्टेड आउटपुट कितनी है, 960 यूनिट। और सुने, जो हमने नुकसान कर दिया था ना, 1 यूनिट 12 रुपए का बिक रहा है। तो 40 × 12 हमें कितना, कितने पैसे स्क्रैप डीलर देगा, 480 रुपए देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 480 रुपये देगा। तो अब क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना है ये हमने सीखना है। बाकी सारी चीजें वैसी ही हैं, लेकिन जो ये जो 480 आ गया है, इसको सवाल के अंदर कैसे मेंशन करना है। तो जरा याद करें, जब हमने पिछले सवाल में लिखा था नॉर्मल लॉस 40 यूनिट और उसके सामने अमाउंट के कॉलम में डैश लगाई थी या जीरो लगाया, तो उसका मतलब क्या था कि पैसे नहीं मिले। इस सवाल में क्या है, पैसे मिल गए हैं। कितने मिले हैं, 480। तो हम 480 के 480 अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। बाकी सारा सवाल वही है। जरा देखें किस तरह करते हैं। मैं इसको सॉल्व करता हूं। ये $480 जो है ना वो आपने याद रखने हैं कि स्क्रैप वैल्यू कितनी है, $480। चलें जी, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कितने यूनिट से काम स्टार्ट किया, 1,000 यूनिट से काम स्टार्ट किया। ये तो समझ आती है ना। और मटेरियल के कितने पैसे खर्च किए हैं, 10,000 रुपये। और लेबर के कितने पैसे खर्च किए हैं, 9,000, 8,000 रुपये, सॉरी, 8,000 रुपये। और एफओएच के कितने पैसे खर्च किए हैं, 6,000 रुपये। ठीक है, टोटल कितने खर्च हो गए, 24,000। यहाँ पे यूनिट्स कितने हैं, 1,000। ठीक है, सबसे पहले तो एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज कॉस्ट। अच्छा, अब एवरेज कॉस्ट का फार्मूला क्या है, पिछले पेज पे हमने पढ़ा है कि टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी है, 24,000, माइनस सैलरीज वैल्यू। सैलरी वैल्यू कितनी है, 480। 480 हमने यहां पर लिख दी माइनस करके। डिवाइड किसे करना है, 1,000 यूनिट इनपुट थे, 1,000 यहां पे ले लेते हैं, माइनस 40 यूनिट नुकसान हो गया, तो 40 यहां पे ले लेते हैं। इस फार्मूले पे थोड़ा सा पॉज लें और मुझे सोच करके बताएं कि आपको ये पूरा फार्मूला जो मैंने इसको अप्लाई किया है इसकी समझ आ गई है। टोटल कॉस्ट, फार्मूले में क्या लिखा हुआ है, टोटल कॉस्ट हमने लिखेंगे 24,000। फार्मूले में लिखा हुआ है स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, तो हमने खुद ही कैलकुलेट किया है, 40 यूनिट नुकसान हुए और 1 यूनिट को बेचने के बाद कितने पैसे मिलेंगे, 12 रुपये मिलेंगे। तो टोटल कितने पैसे मिलेंगे, 480 मिलेंगे, हमने लिख दिया। फिर हमने क्या कहा, हमने कितने यूनिट से काम स्टार्ट किया, 1,000 यूनिट से। माइनस 40 क्यों किया हुआ है, क्योंकि नुकसान हो गया है। अब इस सारे फार्मूले को हम मैनिपुलेट करके इसको कैलकुलेट करते हैं कि अब आंसर क्या आता है। 24,000 में से क्या माइनस करूं, 480 माइनस कर देता हूँ। और 1,000 में से 40 माइनस करूंगा तो 960 आ जाएगा। 960 को डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा,
₹24.50। आपकी अब आप एवरेज कॉस्ट कितनी है? ₹24.50। यहां तक बताएं, एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करनी आ गई। एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? ₹24.50। अब आ जाए क्रेडिट साइड पे, नॉर्मल लॉस कितना हुआ है? 40 यूनिट। उसकी अमाउंट कितनी है? डॉलर कितने लिखेंगे? 480। अच्छा, यहां पर ये बात याद रख लें कि यहां पर एक यूनिट की कॉस्ट नहीं लिखनी, या एक यूनिट की जो है ना वो वैल्यू नहीं लिखनी। इसमें 40 के 40 यूनिट की वैल्यू लिखनी, और 40 के 40 यूनिट की वैल्यू किस तरह करेंगे? हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ। चलिए, अब देखें जरा कितने यूनिट ट्रांसफर किए हैं। 1000 में से 40 तो नुकसान हो गए, तो कितना ट्रांसफर किए होंगे अगले पार्ट पर? तो 960 किए होंगे। और इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? 960 को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? पर यूनिट एवरेज कॉस्ट से। और पर यूनिट एवरेज कॉस्ट कितनी है? ₹24.50। अब इसको मल्टीप्लाई करके दिखाएं जरा। 960 ज़रब ₹24.50, आंसर आ जाएगा 23,520। आंसर क्या आ जाएगा? 23,520। अगेन मैंने जिस तरह आपको क्वेश्चन की एक्यूरेसी के लिए बताया हुआ है कि दोनों साइडें टैली करनी है, ठीक है। 40 जमा 960, ये कितना हो जाएगा? 1000। 480 जमा 23,520, ये भी कितना हो जाएगा? 24,000। और देखें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों बराबर है। अभी तक हमारा सवाल सही है। ठीक हो गया। अब हम ये देखते हैं कि चूंकि हमने 40 यूनिट स्क्रैप करके बेचे हैं, तो 40 यूनिट स्क्रैप करके कितने के बेचे हैं? 480 के बेचे हैं। ये स्क्रैप अकाउंट भी बनाया हुआ है, और स्क्रैप अकाउंट में डेबिट साइड पे क्या लिखा हुआ है? प्रोसेस 1। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाना चाहता हूं कि ये प्रोसेस 1 क्यों लिखा हुआ है। इसकी जनरल जनरल एंट्री तो पास करके देखें क्या बनती है। इसकी जनरल जनरल एंट्री बनती है स्क्रैप अकाउंट डेबिट। मैं एंट्री पास कर रहा हूं इसकी, आप इसकी एंट्री सीखें। स्क्रैप अकाउंट डेबिट ₹480, और प्रोसेस 1 अकाउंट क्रेडिट। प्रोसेस 1 अकाउंट क्रेडिट 480। ये इसकी जनरल जनरल एंट्री है। अब इसकी पोस्टिंग करें जरा। स्क्रैप अकाउंट डेबिट है, स्क्रैप अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे। लेकिन स्क्रैप अकाउंट की डेबिट साइड पे स्क्रैप का ही नाम नहीं लिखते होते, उसका अपोजिट नेम लिखते हैं। और अपोजिट नेम क्या है? प्रोसेस 1। तो देखिए इसलिए प्रोसेस 1 लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब जब ये स्क्रैप को जब हम किसी कबाड़िए को या किसी भी स्क्रैप डीलर को बेचने के लिए जाएंगे, तो फिर वो हमें पैसे देगा। जब हम पैसे देगा तो हमें क्या एंट्री पास करेंगे? कैश डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 480। और कहां से पैसे मिले हैं? स्क्रैप अकाउंट से पैसे मिले हैं। स्क्रैप अकाउंट से पैसे मिले हैं 480। ठीक है। तो अब देखें जरा, स्क्रैप क्रेडिट है, स्क्रैप की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, लेकिन अपोजिट नेम क्या होगा? कैश। तो ये यहां पर भी 480 लिख देंगे। और इस तरह स्क्रैप अकाउंट क्लोज भी हो जाएगा, क्योंकि स्क्रैप के लेने कितने पैसे थे? 480। ले लिए 480, तो खाता तो नहीं लो गया, खाता तो क्लोज हो गया। तो ये इस तरह जो है वो आपका खाता क्लोज हो जाएगा। ठीक है। स्क्रैप की एंट्री क्या पास करेंगे? स्क्रैप अकाउंट डेबिट, प्रोसेस 1 अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, प्रोसेस 1 अकाउंट जो क्रेडिट है, इसको भी मैं दिखा देता हूं आपको। ये क्रेडिट किया हुआ है ना, ये देखें, ये प्रोसेस 1 बना हुआ है। तो प्रोसेस 1 को क्रेडिट किया हुआ है, देखिए क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है 40 यूनिट 480। ठीक है। तो दोनों तरीकों से हमने जो है ना उसको रेसिप्रोकल तौर पर चेक कर लिया कि प्रोसेस 1 क्रेडिट है। इसकी पोस्टिंग जाकर चेक करें तो प्रोसेस 1 की क्रेडिट साइड पे लिखा होगा। स्क्रैप डेबिट है तो स्क्रैप की डेबिट साइड पे लिखा होगा। ठीक है। अच्छा, स्क्रैप के खाते में प्रोसेस 1 का नाम लिखा होगा, प्रोसेस 1 के खाते में स्क्रैप का नाम लिखा होगा। ठीक हो गया। और जब इसके पैसे मिल जाएंगे तो ये एंट्री पास करेंगे, कैश डेबिट और स्क्रैप अकाउंट क्रेडिट। जब स्क्रैप अकाउंट क्रेडिट करेंगे तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे कैश का नाम, और इस तरह जो है हमारा खाता नील हो जाएगा। ये था सवाल कि अगर हमें नॉर्मल लॉस हो जाता है, और नॉर्मल लॉस होने के बाद हम उस नॉर्मल लॉस की फिगर को या नॉर्मल लॉस की अमाउंट को हम बेचने की सूरत में हासिल करेंगे, तो उसको किस तरह अकाउंट फॉर करेंगे। इसको प्रोसेस 1 में भी अकाउंट फॉर करेंगे, और उसको हम स्क्रैप अकाउंट में भी अकाउंट
बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोसेस सॉरी प्रोसेस अकाउंटिंग के लिहाज से, इसके नॉर्मल लॉस के लिहाज से जितने भी टॉपिक्स थे वो मुकम्मल समझ आ गए होंगे। कल हम या नेक्स्ट सेशन में हम अगेन लॉस की बात करेंगे, लेकिन हम लॉस की दूसरी कैटेगरी की बात करेंगे जिसको हम एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। एबनॉर्मल लॉस को भी कैलकुलेट करना सीखेंगे, उसकी भी अकाउंटिंग करना सीखेंगे, और एबनॉर्मल गेन की भी अकाउंटिंग सीखेंगे, और ये भी देखेंगे कि एबनॉर्मल लॉस होता क्या है, एबनॉर्मल गेन होता क्या है, और उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, और इस तरह फर्दर क्वेश्चन हम कल नेक्स्ट सेशन में मुकम्मल करेंगे। तो चले, उस वक्त तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।